चैप्टर्स बचे हुए थे, पर्टिकुलरली फ्लूइड और ग्रेविटेशन का वो पोर्शन जो भी हम लोग कवर करने वाले हैं। तो फ्लूइड्स के बारे में मैं आपको जो बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे एक्सप्लेन कर देता हूँ और उसी पर बेस से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे। फ्लूइड एक जनरल टर्म होता है जिस पर लिक्विड और गैस दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो लिक्विड प्लस गैस टुगेदर इज नोन एज फ्लूइड। सो अब जानते स्टेट्स होते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। जो आप लिक्विड और गैस को एक साथ बोलना चाहते हो तो उसको फ्लूइड कह सकते हो। फ्लूइड आर दोज मटेरियल्स विच कैन फ्लो, जो फ्लो कर सकते हैं उनको फ्लूइड बोलते हैं। और फ्लूइड में चाहे वो लिक्विड हो या गैस हो, जो इम्पोर्टेंट क्वांटिटी होती है जिससे आप मेजर करते हो वो प्रेशर होता है। सो हर एक चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट खास क्वांटिटीज रहती हैं, इस पे प्रेशर रहता है। प्रेशर को पी से इंडिकेट किया जाता है। प्रेशर की क्या डेफिनेशन है, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो प्रेशर को मैथमेटिकली हम लोग डिफाइन करते हैं, द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस डिवाइड बाय दैट एरिया। सो इस तरह से आप याद रख सकते हो, प्रेशर इज नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। नॉर्मल फोर्स का मतलब हुआ वो फोर्स जो सरफेस के परपेंडिकुलर है और एरिया के परपेंडिकुलर है और डिवाइडेड बाय द एरिया। सो अगर कोई और फोर्स दिया होगा तो परपेंडिकुलर हम पता कर लेते हैं। प्रेशर के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, जैसे कि प्रेशर किस तरह की क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है। तो ये फोर्स को इन्वॉल्व कर रहा है, एरिया को इन्वॉल्व कर रहा है। और अगर आपसे पूछता है कि प्रेशर किस तरह का क्वांटिटी है, वेदर से स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, डू यू नो व्हाट टाइप ऑफ दिस क्वांटिटी इज? एनी आइडिया टू एनीवन? ये आपको पता भी होना चाहिए क्योंकि जब लोग स्केलर वेक्टर पढ़ रहे थे उस समय शायद कहीं इसका नाम लिया गया होगा। तो ये स्केलर क्वांटिटी होती है, यू आर राइट, स्केलर। और लोग आपसे ये पूछेंगे कि जब हम कंटेनर में प्रेशर दिखाते हैं या फिर किसी वॉल पे प्रेशर दिखाते हैं तो इस तरह से बोलते हैं, जैसे ये वॉल है तो प्रेशर ऐसे दिखाते हैं, दिस इज अ प्रेशर एक्टिंग। दैट मीन्स प्रेशर को डायरेक्शन के साथ दिखाते हैं और मैग्नीट्यूड होता ही है। सो स्केलर क्यों है, ये भी अपने आप में क्वेश्चन बनता है। तो आप बोलोगे कि प्रेशर के पास डायरेक्शन होती है फिर भी वो स्केलर है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो डायरेक्शन होती है वो प्रेशर की ना होकर के ये वॉल की डायरेक्शन होती है, सरफेस की डायरेक्शन होती है। अगर हम सरफेस बदल देंगे तो प्रेशर अपनी डायरेक्शन बदल लेता है। तो कभी भी आपसे पूछा जाता है क्या प्रेशर के पास डायरेक्शन होता है, आप बोलेंगे यस। क्या वो वेक्टर होता है, बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्शन उसकी खुद की नहीं होती है। सो इट डज नॉट हैव इट्स ओन डायरेक्शन, हेंस इट्स अ स्केलर। फिर इसके यूनिट के बारे में बात करते हैं। यूनिट बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। ऐसा यूनिट के टर्म में हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को यूज करेंगे और इसी को हम पास्कल भी बोल सकते हैं, पी ए फॉर पास्कल। और भी यूनिट होती है, बार, टॉर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। सो ये इसके बेसिक इंफॉर्मेशन है और कैलकुलेशन के लिए आपको एरिया और फोर्स को यूज करना होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ और आप इसको ट्राई कीजिए, अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो आप वहां से बता सकते हैं। अगर आपसे बोलता है कि अपने पास एक ये सरफेस है और इस सरफेस का एरिया लेट से ये स्क्वायर है, सो ऐसा लिख सकते हैं कि दिस इज स्क्वायर, इसका वन साइड आपको दिख रहा है एंड दिस स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर। स्क्रीन आपको दिखना चाहिए बिकॉज इट इज बीइंग शेयर्ड और दिख रहा है। आप एक बार रिकनेक्ट कीजिए अगर आपको नहीं दिख रहा है, एग्जिट होकर के फिर से इसको ज्वाइन कीजिए। एंड देन आपसे बोलता है कि यहाँ पर एक फोर्स एक्ट कर रहा है, दिस इज अ फोर्स। वो किसी एक पॉइंट पर नहीं एक्ट करेगा, फोर्स जो है वो सभी पॉइंट पर एक्ट करना चाहिए, तो फोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और ये जो फोर्स है उसकी वैल्यू आपको बता रहा है, दिस फोर्स इज लेट्स से 20 न्यूटन। और ये जो फोर्स यहाँ से एंगल बना रहा है, दिस एंगल इज लेट्स से 30 डिग्री। क्वेश्चन आपसे पूछेगा फाइंड प्रेशर ऑन द सरफेस।
सो यस, तो अपने को क्या करना है, फोर्स का वो कंपोनेंट लेना है जो परपेंडिकुलर हो जाएगा। बस यही पॉइंट मैं आपको हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, बाकी सब ऑब्वियस है। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट कर लीजिए, एक इस डायरेक्शन में जाएगा और एक इस डायरेक्शन में जाएगा। अगर ये एंगल 30 डिग्री दिखाया गया है तो अल्टरनेट एंगल में ये भी 30 डिग्री बनेगा। सो दिस विल बिकम f cos 30 और वर्टिकल वाला बनेगा f sin 30। तो जो f परपेंडिकुलर है दैट विल बिकम f sin 30। So that's going to be 20 sin 30 is half, that's 10 न्यूटन। एरिया कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स 1 into 10 raised power minus 4 meters square. So how much the pressure will become? Pressure is going to be F perpendicular divided by area. So it's going to be 10 divided by 10 raised power minus 4. That's basically 10 raised power 5 Newton per meter square. ये आपका आंसर हो जाएगा। सो जब अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, जो सरफेस दिया होगा उस सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालोगे, उसको यूज करोगे और वो अपना आंसर बता देगा। सो पुशिंग फोर्स से ही प्रेशर आता है, टेंजेंशियल फोर्स से प्रेशर नहीं आता है। okay? ये तो प्रेशर की जनरल बात हो गई। फिर लिक्विड पर आता है कि लिक्विड पे प्रेशर कैसे मेजर करते हैं और वो सारी स्टोरी। सो लेट्स से अपने पास एक कंटेनर है, एक रफ पिक्चर बना देता हूँ। एक कंटेनर है और इस पर लिक्विड फिल्ड है, लिक्विड जनरली वाटर है। जब हम लिक्विड के बारे में बात करेंगे तो जो भी लिक्विड होगा, वाटर या फिर कोई और भी, तो उसको हम आइडियल लिक्विड कंसीडर करेंगे। मीनिंग इज दिस, हम ये मान के चलेंगे कि वो आइडियल है। तो उसका क्या कंडीशन होता है वो बता सकते हैं। लिख लेते हैं आइडियल लिक्विड और फ्लूइड यू कैन से। सो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट आर द कंडीशंस दैट वी अज्यूम फॉर आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड के लिए हम दो assumptions लेके चलते हैं। फर्स्ट assumption है कि वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। इनकम्प्रेसिबल दैट मीन्स उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो। उसका दूसरा मतलब ये निकलता है कि उसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। रो फॉर डेंसिटी, डेंसिटी इज कांस्टेंट। सो जब डेंसिटी कांस्टेंट होगा तो उसको इनकम्प्रेसिबल बोलेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी जो हम लोग एज्यूम करके चलते हैं आइडियल कंडीशन के लिए, वो है नॉन विस्कस। सो दूसरा कंडीशन है नॉन विस्कस। नॉन विस्कस का मतलब होता है कि उनके लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन नहीं है। दैट इंप्लाइज नो फ्रिक्शन between layer of fluids, layers of fluid। अगर फ्लूइड है, लिक्विड है, तो उसको हम लेयर वाइज इमेजिन कर सकते हैं। तो एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। दैट मींस दे कैन मूव इंडिपेंडेंटली। ऐसी कंडीशन को हम लोग नॉन विस्कस कहते हैं। तो अगर आपसे पूछता है कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर आइडियल लिक्विड और फ्लूइड, यू से इट हैज टू बी इनकम्प्रेसिबल, इट हैज टू बी नॉन विस्कस। ओके। फिर बाहर के जो प्रेशर होता है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, पी नॉट बोल देते हैं। पी नॉट का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप जानते होंगे इसलिए इस पे ज्यादा हम लोग डीप नहीं जाते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो एटमॉस्फेयर पर रहता है। नॉर्मल कंडीशंस पर आप पाएंगे, सी लेवल पर अगर आप जाते हो तो इसकी वैल्यू को 1 atm बोला जाता है। दैट इज 1 atm। 1 atm मतलब 1 एटमॉस्फेरिक। 1 एटमॉस्फेरिक की वैल्यू होती है 1.01 into 10 raised power 5 पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये कन्वर्जन फैक्टर भी आपको याद रखना होता है। नो, ये एटमॉस्फेयर पर होता है। लेकिन अगर हम किसी डेप्थ पर जाते हैं, सपोज कर लीजिए एच डेप्थ पर आते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे चूज किया जिस पॉइंट का नाम लेट से 1 पॉइंट है, और जो यहाँ से एच डेप्थ पर पाया जाता है। सो एच डेप्थ पर 1 पॉइंट का प्रेशर क्या होगा? तो लिक्विड के इनसाइड पर आप जाते हो तो प्रेशर बढ़ता है। तो प्रेशर इंक्रीजेस एज वी गो इनसाइड। तो प्रेशर ऑफ 1 पॉइंट इज गोइंग टू बी आउटसाइड का प्रेशर प्लस एक्स्ट्रा रो जी एच। एक फॉर्मूला है जो आपने कभी ना कभी यूज किया होगा, देखा होगा, और इसी को मैं बता रहा हूँ। P1 इज द टोटल प्रेशर ऑफ 1 पॉइंट, जिसमें एटमॉस्फेयर प्रेशर के साथ साथ इतना एक्स्ट्रा प्रेशर हो जाता है। एक्स्ट्रा प्रेशर इज डेंसिटी, रो फॉर डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जी फॉर ग्रेविटी, एच फॉर डेप्थ। तो जितना डेप्थ पर जाएंगे उतना प्रेशर बढ़ता है। तो ये जो पोर्शन है दैट्स कॉल्ड एक्सेस प्रेशर। इसको हम लोग एक्सेस प्रेशर भी कहते हैं। और अगर टोटल कैलकुलेट करोगे तो ये टोटल प्रेशर है।
और पी नॉट ऐड करेंगे तो टोटल आएगा एक्सेस प्रेशर रो जी एच होता है। नो, इससे एक और पॉइंट निकाला जा सकता है कि अगर हम एक पर्टिकुलर डेप्थ पर है और सेम लिक्विड है तो प्रेशर वही रहता है। मीनिंग इज कि अगर आपने 2 पॉइंट लिया जो कि इसी लेवल पर है तो उसका भी प्रेशर बराबर होगा, तो हम क्लेम कर सकते हैं P1 और P2 बराबर होंगे। अगर आपने एक थर्ड पॉइंट लिया जो कि और डाउन साइड है तो हम ये भी क्लेम कर सकते हैं कि P3 विल बी मोर देन P2 विच इज इक्वल टू P1। मीनिंग इज कि ज्यादा डेप्थ पे जाओगे ज्यादा प्रेशर आएगा, कम डेप्थ पर होगे कम प्रेशर होगा, इक्वल डेप्थ पर होगे इक्वल प्रेशर होगा। सो अगर हम सेम लाइन बनाते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस तो उनको हम आइसोबार बोल सकते हैं। आइसोबार मींस सेम प्रेशर स्टोरी। सो ये रेड कलर को आप बोल सकते हो दैट इज आइसोबार। ओके, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है जो कि आप इजीली बता दोगे। और कभी आपसे ऐसा पूछता है कि 2 पॉइंट्स हैं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको उसका आंसर करना है और उससे अपने को चेक भी हो जाएगा कि ये पॉइंट आपको अच्छे से रिकॉल है। फिर आगे बढ़ जाते हैं। लेट्स अपने पास 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट 1 है दूसरा पॉइंट 2 है और इस पर एक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी रो है। 1 पॉइंट तक का डेप्थ जो है वो स्मॉल एच है, 1 से 2 पॉइंट का डेप्थ जो है वो कैपिटल एच है। सपोज कर लीजिए ऐसे नंबर देते हैं और क्वेश्चन ये है फाइंड प्रेशर डिफरेंस दैट इज P2 माइनस P1। अपने को P2 माइनस P1 पता करना है। मैं आपको कुछ ऑप्शन दे रहा हूँ। ओके, सो आपको ऐसा कुछ ऑप्शन दे देगा रो जी एच, बी ऑप्शन आएगा रो जी एच प्लस एच, सी ऑप्शन आ जाएगा रो जी एच, डी ऑप्शन हो जाएगा नन। तो हम बता सकते हैं कौन सा आएगा और आपने आंसर दे भी दिया है, सी ऑप्शन इज गुड। आप देखोगे पी नॉट वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों से और केवल रो जी कैपिटल एच बचेगा। उनके पॉइंट्स के बीच का कितना सेपरेशन चल रहा उस पर डिपेंड करेगा। फाइन, तो इस तरह के क्वेश्चन आप इजीली डील कर पाओगे। फिर इसके बाद में कुछ ऐसा बोलेगा कि अपने पास ये टैंक है और इस टैंक को आपने एक प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है और ये जो प्लेटफॉर्म पर आपने इसको प्लेस किया वो किसी एक्सेलरेशन से जा रहा है, ए एक्सेलरेशन से इस तरह से जा रहा है। तो इसको क्वेश्चन समझ सकते हो या फिर पॉइंट समझ सकते हो, आपकी चॉइस है। तो आप देखोगे जब इसको एक्सेलरेट कराओगे तो जो टॉप सरफेस है वो कैसे बिहेव करेगा उसके लिए मैं कुछ ऑप्शन दे रहा हूँ रेड कलर से। जो टॉप सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल रहेगा, टॉप सरफेस इस तरह से हो जाएगा। तो ये पहला ऑप्शन हॉरिजॉन्टल के लिए, दूसरा ऑप्शन इसके लिए, थर्ड ऑप्शन ये हो जाएगा और फोर्थ नन ऑफ देम, फोर्थ नन। सो इसको बोलते हैं फ्री सरफेस। फ्री सरफेस कैसे बिहेव करेगा उसके बारे में आपसे पूछ सकता है। ओके, सो अब बोलोगे कि स्यूडो फोर्स लगता है, स्यूडो फोर्स की वजह से लिक्विड पीछे की तरफ जाएगा, ये आपका कॉमन सेंस भी बताएगा। तो करेक्ट आंसर विल बी 3। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी 3। गुड। और अगर आपसे 3 के बारे में पूछता है तो 3 का एंगल भी बता सकते हैं, वो कितना एंगल होता है। सो उसके लिए मैं अलग से फिगर बना देता हूँ। सो फाइनली सरफेस आपको कुछ ऐसा नजर आएगा तो लिक्विड ऐसे हो जाएंगे। तो आइसोबार्स इस तरह से बनेंगे। अब सेम लेवल वाले पॉइंट्स का जो प्रेशर होगा वो इक्वल नहीं होगा, बल्कि इस लाइन के अलोंग जो आइसोबार्स होंगे उनके प्रेशर इक्वल होंगे। एंड इन केस आपसे पूछता है मैथमेटिकली थोड़ा सा डीप पे जाता है और पूछता है कि ये एंगल कितना बन रहा है, यानी हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर गया, ये एंगल थीटा हम पता कर सकते हैं। सो ये जो tan थीटा आता है दैट इज गोइंग टू बी a by g। a फॉर दिस एक्सेलरेशन, g फॉर ग्रेविटी। तो आप इसको कैसे समझ सकते हो कि ए इधर आएगा श्यूडो वाला, जी इधर रहेगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा। तो दैट इज गोइंग टू बी जी इफेक्टिव।
और इसका जो परपेंडिकुलर होता है दैट इज द सरफेस. सो सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द इफेक्टिव ग्रेविटी. ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको आप जनरलाइज कर सकते हो. कैसे? अगर आपका ए नहीं होता है तो केवल ग्रेविटी होता है, तो ग्रेविटी के परपेंडिकुलर रहता है, यानी हॉरिजॉन्टल रहता है सरफेस. तो हॉरिजॉन्टल सरफेस क्यों रहता है? क्योंकि नेट फोर्स डाउन साइड होता है, नेट एक्सेलरेशन डाउन साइड होता है. तो अगर स्यूडो भी आ गया तो फिर दोनों का रिजल्टेंट से निकालेंगे. फिर ये जो एंगल होता है, इसी एंगल को हम लोग थीटा बोलते हैं, तो फिर ये थीटा बन जाता है. तो यहाँ से टेन थीटा लगाओगे तो टेन थीटा ए बाई जी के बराबर हो जाता है. तो ये प्रूव भी हो गया कि टेन थीटा की वैल्यू ए बाई जी हो जाती है. तो अगर आपको थीटा देता है तो ए बता सकते हो आप, ए देता है तो थीटा बता सकते हो. इस पर पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है. ठीक है, तो ये ट्रांसलेशन का केस हो गया. अगला आपसे ऐसा बोल सकता है कि लेट से आपके पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर पे लिक्विड भरा हुआ है. और अब इस ये लेट से सिलेंड्रिकल कंटेनर है, सिलेंड्रिकल कंटेनर है. आप उसको यहाँ पर एक एक्सिस बनाते हो और इस एक्सिस के और इसको घुमाते हो, रोटेट कराते हो ओमेगा से. सो रोटेशन, तो इसमें रोटेशन को इंक्लूड कर सकते हैं, रोटेशन ऑफ कंटेनर. जब हम कंटेनर को रोटेट कराएंगे तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि किस तरह का वो फ्री सरफेस बनने वाला है. अगेन मैं फ्री सरफेस के कुछ ऑप्शन देता हूँ. ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 और नन. So yes, it's going to be parabola or it's going to be 2. Good. So अगर हम सारे ऑप्शन हटा देते हैं तो डायरेक्टली बना सकते हैं कि it's going to be 2 इस तरह से. और आप पाओगे कि एक पैराबोला होता है, इसकी इक्वेशन भी आप चाहो तो लिख सकते हो. अगर इसको आपने एक्स एक्सिस माना है, इसको वाई एक्सिस माना है, तो ये जो पैराबोला बनता है, ऐसे पूछ सकता है कैसा बनेगा, तो आप बोलोगे दैट्स गोइंग टू बी पैराबोला. और y is going to be equal to omega square by 2g into x square. So you'll find कि एक पैराबोला बनेगा, वो कुछ इस तरह से आएगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g, और उसको निकाल सकते हो. एनीवे पैराबोला भी याद रखोगे तो अपना काम चल जाएगा. इसको एक बार प्रूफ करके भी चेक कर सकते हैं कि एग्जैक्टली यही आता है नहीं. और एनीवे पैराबोला अगर आप याद रखते हो तो काम चलेगा. न्यूमेरिकल आपसे इतने लेवल पे नहीं जाएगा, उसका हम लोग डेरिवेशन बाद में भी कर लेंगे. किस तरह का शेप लेगा ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा पॉइंट बनता है तो पैराबोला बोल सकते हो आप. और इसके भी जो आइसोबार्स होंगे वो इस तरह से होंगे, सेम पोटेंशियल पॉइंट, सेम प्रेशर वाले पॉइंट्स जो होंगे वो इस तरह से होंगे. देन आफ्टर आपसे कुछ लॉज के बारे में पूछ सकता है. तो आप जानते होंगे एक पास्कल लॉ होता है, पास्कल्स लॉ. और फिर एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल. ये दो काफी इंपॉर्टेंट लॉ हैं, ये प्रिंसिपल्स हैं. पास्कल लॉ का सिंपल ये कहना होता है कि अगर आप एक पॉइंट का प्रेशर बढ़ाते हो तो लिक्विड में वो हर एक पॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अनडिमिनिश्ड मैनर में. सपोज कर लीजिए, मैं इसको ऐसे समझा देता हूँ, पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर था और आपने डेल्टा पी नॉट बढ़ा दिया, तो वन पॉइंट के प्रेशर पे क्या चेंज आएगा? तो वन जो अंदर पॉइंट था, अगर आपने एटमॉस्फेयर में प्रेशर या सराउंडिंग का प्रेशर डेल्टा पी से बढ़ाया है, तो वन पॉइंट के प्रेशर में क्या चेंज आएगा? तो आप पाओगे कि वन पॉइंट के प्रेशर में भी डेल्टा पी नॉट का चेंज आता है. तो जब कभी क्लोज्ड कंटेनर या फिर क्लोज्ड एनवायरनमेंट में आप किसी एक पॉइंट का प्रेशर बढ़ाते हो तो बाकी सारे पॉइंट्स का प्रेशर उसी अमाउंट से बढ़ता है. दैट इज व्हाट द पास्कल्स लॉ सेज. सो ऐसा लिख सकते हैं, अगर शॉर्ट में इसको लिखना चाहें, change in pressure at one point of a closed system goes to all the points in undiminished manner. अगर आप लिखना चाहें तो इस तरह से इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, हालांकि वो डेफिनेशन नहीं पूछेगा,
उसका एप्लीकेशन पूछेगा। तो पॉइंट इसकी, अगर किसी एक पॉइंट का प्रेशर किसी क्लोज सिस्टम में आपने चेंज किया तो जिस अमाउंट से चेंज करेंगे उसी अमाउंट से वो ऑल पॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अनडिमिनिश्ड मैनर का मतलब है सेम अमाउंट से जाएगा, चेंज नहीं करता है। इस पर बेस्ड हाइड्रोलिक्स जो मशीन्स होती हैं वो बेस्ड होती हैं। सो उसको मैं एग्जांपल से बता देता। जैसे कि आपके पास इस तरह के एक हाइड्रोलिक लिफ्ट बना करके दिया जा सकता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट का हम लोग यूज करते हैं हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करने के लिए। some sort of this, let's say इस पे आप लिक्विड फिल करते हो, तो लिक्विड का लेवल बराबर रहेगा दोनों लिम्स पर, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो लिक्विड्स आर एट द सेम लेवल अगर सेम लिक्विड को आपने फिल किया हुआ है। और लेट्स इसका एरिया A1 है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है। ये सर्कुलर या फिर किसी रेक्टेंगुलर शेप पर का हो सकता है, तो ये एरियाज है। और यहाँ से अगर आपने F1 फोर्स लगाया है तो यहाँ पर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ये आपस में लिंक कर सकते हो। सो आप बोलोगे जब आपने F1 फोर्स लगाया तो यहाँ का प्रेशर कितना बढ़ा, डेल्टा पी। डेल्टा पी जो आएगा वो F1/A1 आएगा। यहाँ का प्रेशर कितना बढ़ेगा, वहाँ का प्रेशर अगर आप देखोगे तो वो भी डेल्टा पी हो जाएगा, दैट्स गोइंग टू बी F2/A2। और जितना प्रेशर यहाँ पर बढ़ा है सेम प्रेशर यहाँ पे बढ़ना चाहिए, हेंस F1/A1 मस्ट बी इक्वल टू F2/A2। जनरली आइडिया क्या होता है, F2 को कैलकुलेट करना होता है। F2 को कैलकुलेट करने के लिए आप A2/A1 इंटू F1 लिखेंगे। डिलिबरेटली क्या किया जाता है, A2 का एरिया ज्यादा रखा जाता है। A2 लार्जर होगा तो A2/A1 की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, तो F2 की वैल्यू F1 से बड़ी होगी। आइडिया क्या होता है, छोटा सा फोर्स लगा करके बड़ा फोर्स अचीव करना। तो अगर आपको कोई हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना तो यहाँ पर हैवी ऑब्जेक्ट को रखेंगे, यहाँ पर छोटा फोर्स लगाएंगे, आप पाओगे कि हैवी ऑब्जेक्ट लिफ्ट कर जाएगी। क्यों? क्योंकि जितना फोर्स वेट हो रहा होगा उतना फोर्स नीचे से आएगा, तो नीचे से उसको लिफ्ट करा देगा। अंडरस्टूड? इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो आपसे बोल सकता है कि ये जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है वो किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, आप बोलोगे पास्कल्स लॉ पर बेस्ड है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेगा तो आपको A1 और A2 के बारे में बताएगा, या फिर अगर वो सर्कुलर एरिया बोलता है तो रेडियस दे सकता है। F1 की वैल्यू बताएगा तो F2 के बारे में आप बता सकते हो, या फिर F2 देगा तो F1 के बारे में बता सकते हो। आइडिया क्या है, डेल्टा पी मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा पी। और किसी भी पॉइंट पर आप देखोगे तो प्रेशर का चेंज जो है वो डेल्टा पी के बराबर ही रहा होगा, तो किसी भी पॉइंट पर उसको कंपेयर करके बता सकते हो। काफी पावरफुल कॉन्सेप्ट है, और इसी से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके बाद एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये भी अपने काम का है, और आपने इसको पढ़ा होगा फाउंडेशन क्लासेस में। इसका कहने का मीनिंग ये होता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड पे डालते हैं तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ऑब्जेक्ट का वेट कम हो जाता है। ऐसा आपको लगता है कि ऑब्जेक्ट का वेट कम हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा होता है, लिक्विड उसको ऊपर लगाता है, जिसको बॉयंट या अपथ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। सो अगर एक पिक्चर में ड्रॉ करूँ रफ, तो कुछ ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं कि लेट्स से एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में आपने किसी ऑब्जेक्ट को लगाया हुआ है या फिर डाला हुआ है। तो वो जो ऑब्जेक्ट जाएगी तो फिर वो क्या करेगा, लिक्विड को डिस्प्लेस करता है। और कितना पोर्शन डिस्प्लेस करेगा, जितना उसका पार्ट सबमर्ज्ड होगा उतना डिस्प्लेस करेगा। तो अपने को क्या समझना है कि जो लिक्विड है ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाता है अपवर्ड डायरेक्शन में, इसको हम लोग जनरली FB से लिख लेते हैं या फिर F से लिख सकते हैं। This is the force applied by liquid on the object if object has displaced certain amount of liquid। और अगर ये लिक्विड है, इसकी डेंसिटी ρL है, तो इसको हम ρL लिख देंगे लिक्विड के लिए, और वो ऑब्जेक्ट कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट हो सकती है। दिस फोर्स इज कॉल्ड buoyant force, a force of buoyancy, buoyant force, or this is also called thrust force। इसकी कैलकुलेशन भी आपसे करवा सकता है और इसका क्वेश्चन भी पूछ सकता है। इसका वैल्यू कितना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये वॉल्यूम लिखेंगे जो सबमर्ज्ड जो बॉडी है उसका कितना पोर्शन सबमर्ज्ड है उस वॉल्यूम को लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड को लिखेंगे, और ग्रेविटी को लिखेंगे।
इन तीनों को लिखने के बाद आपको फोर्स का वैल्यू पता चल जाएगा, अब थ्रस्ट फोर्स की मैग्नीट्यूड पता चल जाएगी, सबमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड ग्रेविटी। ना अगर इसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये जो फर्स्ट लिखा हुआ है वो लिक्विड का डिस्प्लेस्ड वेट लिखा हुआ है और डिस्प्लेस्ड मास लिखा हुआ है। सो दिस इज मास व्हिच इज डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी ऑफ द लिक्विड। जी से मल्टीप्लाई कर दिया तो मास वेट में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस आल्सो इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? उसका कहने का मतलब है कि जब कोई ऑब्जेक्ट को आप सबमर्ज करते हो पार्शियली या कंप्लीटली, देन वो मीडियम जो भी फ्लूइड मीडियम है वो उस पर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, अपथ्रस्ट फोर्स, जिसको बायंड फोर्स कहते हैं। और ये फोर्स लिक्विड डिस्प्लेस के अमाउंट के वेट के बराबर लगाता है। कितना लगाता है? जो लिक्विड डिस्प्लेस किया उसके वेट के अमाउंट के बराबर अप्लाई करता है। उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। किस डायरेक्शन में एक्ट करता है? अपोजिट टू इफेक्टिव ग्रेविटी। इफेक्टिव ग्रेविटी के अपोजिट करता है। सपोज कर लीजिए लिफ्ट का क्वेश्चन आता है कि लिफ्ट में रखा हुआ कंटेनर तो क्या हो रहा है, तो आप जानते हो जी को जी इफेक्टिव से बदल देते हैं, या फिर शूडो फोर्स लगाना पड़ रहा है तो फिर जी इफेक्टिव की डायरेक्शन बदलती है। तो जो भी जी इफेक्टिव की डायरेक्शन आती है उसके अगेंस्ट लगता है, तो डायरेक्शन इज अपवर्ड्स इन नॉर्मल सिचुएशन। किस पॉइंट पर एक्ट करता है? तो जो सबमर्ज्ड वॉल्यूम है उसका सेंटर पॉइंट होगा, सेंटर ऑफ मास पॉइंट होगा, वहां पर एक्ट करेगा। It acts at the center of mass of the submerged portion, और it acts opposite to the effective gravity, जिसको यूज करते हुए आप किसी भी केस का थ्रस्ट निकाल सकते हो। अब क्वेश्चंस कैसे बनाएगा? बोलेगा एक लिफ्ट में रखा हुआ, लिफ्ट ऊपर जा रही है, ए एक्सीलरेशन से, बताइए कितना आप थ्रस्ट लगेगा, तो जी इफेक्टिव जी प्लस ए लगा दोगे, अपना काम बन जाएगा। फिर बोलेगा ये कंटेनर में रखा, कंटेनर इधर जा रहा है, तो आप क्या करोगे? जी की जगह जी इफेक्टिव लगा दोगे, दैट इज अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वहां से आंसर आ जाएगा। अब थ्रस्ट फोर्स इज डिफरेंट ना। हाँ, अब थ्रस्ट इसको भी बोलते हैं बायंसी, आप बायंसी फोर्स बोल सकते हो और वाइड फोर्स बोल सकते हो, समटाइम्स आल्सो नोन एज अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट का मतलब होता है द फोर्स व्हिच इज एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन इज ट्राइंग टू पुश इट अप। सो उस सेंस में इसको आप थ्रस्ट बोलते हैं। और आपने थ्रस्ट वहां भी देखा था जब आपका रॉकेट ऊपर जाता है, मास डिस्चार्ज करता है, तो वहां पर भी उसको आप थ्रस्ट कह देते हैं। यहाँ पर इसको पॉपुलरली बॉयलिंग फोर्स कहा जाता है, बट समटाइम्स अगर वो अपथ्रस्ट यूज करता है, अपथ्रस्ट इज अ वेरी जनरल टर्म, तो यहाँ पर भी उसको यूज कर सकते हैं। मेक सेंस? सो ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। अच्छा, फिर आपसे पूछेगा कि कोई ऑब्जेक्ट सिंक करेगा, फ्लोट करेगा, या फिर जहां आप छोड़ेंगे वहां पे जाएगा, तो उसको लॉज ऑफ फ्लोटेशन कहते हैं। लॉज ऑफ फ्लोटेशन। सो आपके पास लेट से कि एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी रो ओ है, एक लिक्विड है उसकी डेंसिटी रो एल है। फिर आप इसी ऑब्जेक्ट को उसके अंदर पे ले जाकर के छोड़ देते हो यहाँ पर। लेट से इस ऑब्जेक्ट को आप इनसाइड ले गए और आपने वहां पे रिलीज किया। आप जबरदस्ती इसको इनसाइड ले गए थे और फिर वहां पर आपने रिलीज किया। तो जब आप रिलीज करोगे तो उसके पास क्या ऑप्शन होंगे? ये ऊपर आ सकता है सरफेस पर और फ्लोट कर सकता है, या फिर ये नीचे सिंक कर सकता है, या फिर जहां पर है वहीं पे रहेगा। तो कब कैसा बिहेव करेगा उसके बारे में मैं पॉइंट्स बता देता। इफ रो ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन रो एल, यानी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है, इट सिंक्स, तो वो डाउन साइड जाके सिंक कर जाएगा। इफ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इट रिमेन्स देयर, जहां पर आप छोड़ते हो अंदर, इट रिमेन्स देयर। और थर्ड केस बनेगा कि अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कम है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, देन इट मूव्स अप एंड फ्लोट्स with partial submersion. So partial submersion के साथ साथ वो फ्लोट करता है। तो these are the laws of flotation, density को कंपेयर करके हम बता देते हैं।
आपने फिर भी कुछ लिखा है कि अगर वो लिफ्ट में एक्सेलेरेशन से मूव करता है तो उसका v सबमर्ज्ड एज कंपेयर टू दैट एट रेस्ट भी चेंज होगा क्या? देखिए वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। वो आपको जब देगा तो वो सबमर्ज्ड वॉल्यूम आपको देगा जिस उस सिचुएशन पे जब वो चल रहा होगा। डेफिनेट ये बिल्कुल चेंज करेगा, क्योंकि उसके लिए चेक करना पड़ेगा आपको कि क्या होने वाला है। कि जो बाउंसी या फिर जो स्यूडो फोर्स लगेगा वो इस बॉडी पर भी लग रहा होगा और इस लिक्विड पर भी लग रहा होगा। तो क्या होगा कि लिक्विड को आप ज्यादा कंप्रेस कर नहीं सकते हो, तो फिर ये बॉडी थोड़ा सा इनसाइड जाने की कोशिश करेगा, तो सबमर्ज्ड वॉल्यूम बढ़ सकता है। लेकिन अगर लिफ्ट पे रखा होगा तो आप सॉल्व कैसे करोगे? तो जब लिफ्ट पे रखा गया उस समय का सबमर्ज्ड वॉल्यूम की आपको जरूरत पड़ेगी। उस समय जी की जगह जी फैक्टर लिख देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। राइट। और अगर वो फ्री है तो वो थोड़ा सा और सबमर्ज करेगा, क्योंकि इस पर स्यूडो फोर्स इधर लगेगा और वो स्यूडो फोर्स उसको नीचे की तरफ पुश करेगा। हालांकि बायंसी भी लगेगा, तो आपको वो उस समय क्या करेगा, वैल्यूज देगा इंस्टेंटेनियस की उस मोमेंट पर कितना है, उसी को आप यूज करेंगे। लॉज ऑफ रोटेशन हो गया और ये हो गया। इस पर कुछ डेंसिटी वाली बात होती है, अपरेंट वेट वाली बात होती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि अगर कोई बॉडी सबमर्ज्ड है तो किस तरह का उसका वेट आता है, जिसको हम अपरेंट वेट कहते हैं। और इसके लिए अलग अलग केसेस हो गए। लेट से हम वो केस कर लेते हैं जब वो कम्प्लीटली सिंक्ड है। तो लेट्स आपके पास एक ये ब्लॉक है यहाँ पे रखा हुआ है। ये ब्लॉक अंदर तभी जाएगा जब उसकी डेंसिटी ज्यादा रही होगी। किसकी डेंसिटी? ब्लॉक की डेंसिटी। तो इसके लिए आप क्या करोगे कि यहाँ पर इसकी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी आपको पता होगा, लिक्विड की डेंसिटी आपको नोन होगा। और इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि कितना नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। इस नॉर्मल रिएक्शन को हम पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे? तो आप बोलोगे कि नॉर्मल रिएक्शन इज गोइंग टू बी इक्वल टू the mass of the object minus buoyancy force. Buoyancy force is going to act there. Now mass को आप लिख सकते हो कि volume of the object, density of the object into g minus buoyancy को क्या लिखोगे? Submerged volume. Totally submerged है तो total volume आ जाएगा। And you will find the density of liquid into g आ जाएगा। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपसे पूछता है, तो ये नंबर आप कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। नौ इसके बाद आप पाओगे कि ये जो आगे लिखा हुआ ये mg के बराबर है, और ये 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है। इसी को आप अपरेंट वेट बोल सकते हो और इसी को नॉर्मल रिएक्शन बोल सकते हो। तो अगर कभी आपसे अपरेंट वेट पूछता है तो आप बोलोगे कि अपरेंट वेट, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, उसको W डैश अगर लिखना चाहें तो ये mg ओरिजिनल वेट है। तो आप लिखोगे ओरिजिनल वेट 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके। इसमें कुछ और भी टर्म यूज होते हैं। अगर हम वाटर के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि अगर कभी डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर होता है तो इसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं। दैट्स कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। Specific gravity is with respect to water. That means density of some object with respect to water. Or this is also called a relative gravity, relative density. Understood? तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि कितना अपरेंट वेट आएगा या फिर कितने परसेंटेज चेंज आएगा। अब देखो जब कभी ऐसा आता है ना, तो अगर परसेंटेज वाले क्वेश्चन बनते हैं तो आप कैसे निकाल सकते हो कि अगर आपको वेट कम हो जाता है, डेफिनेट सी बात है, तो W माइनस डब्ल्यू डैश अगर आप निकालोगे यहाँ से, सो उसकी वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। कितना बनेगा? W minus W days upon W. This is going to be equal to rho density upon rho object.
सो ये फ्रैक्शनल चेंज हो गया. परसेंटेज चेंज निकालोगे तो इसका रेशियो निकाल सकते हो. सो दैट्स अ फ्रैक्शनल चेंज. ओके, सो दैट्स अपरेंट वेट स्टोरी. इस पर बेस पे आपको क्वेश्चन दे सकता हूँ. इससे पहले आपने कुछ लिखा है उसको भी चेक कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. आपने पूछा बट किसकी वजह से चेंज होगा. अच्छा, वो उस पर मैंने डीप पे डील नहीं किया. अब मैंने आपको उसके एप्लीकेशन के बारे में बताया. तो अगर आपको चेंज देखना है तो फिर चेंज के लिए आपको दोनों सिनेरियो को देखना पड़ेगा. एक वो जब हम ग्राउंड पर है, एक वो जो हम लेफ्ट पर है. तो फिर देखोगे कि अगर उसको किसी से फिक्स और उस तरह से नहीं किया है तो फिर हम वॉल्यूम को चेक कर सकते हैं कि वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा सबमर्ज्ड वाले वॉल्यूम में. कैसे चेक कर सकते हैं? उसके लिए मैं यहाँ पे केस बना देता हूँ और उसके बाद कंक्लूड कर लेंगे कि क्या एग्जैक्टली होने वाला है. सो यहाँ पर देखिए कि ये फ्लोट कर रहा है. फ्लोट करने की कंडीशन क्या रहती है? फ्लोट करने की कंडीशन रहती है कि इसका जो mg है, वेट, और जो बायंसी फोर्स है वो एक दूसरे को बैलेंस करता है. वेट मस्ट बी बैलेंसिंग बायंसी. So buoyancy is equal to weight. That's what the story goes on, right? Buoyancy में आप क्या लिखते हो? Submerged volume into density of liquid into g. इस पर क्या लिखोगे? टोटल वॉल्यूम, क्योंकि वेट के लिए आपको टोटल वॉल्यूम चाहिए होता है. डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी. आप पाओगे कि इसके बाद नेक्स्ट जब आप लिखने वाले हो तो जी से जी कैंसिल आउट हो गया और अपने पास मिलता है v सबमर्ज्ड इनटू डेंसिटी ऑफ l इज इक्वल टू v इनटू डेंसिटी ऑफ रो. सो अब ये यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि क्या वो लिफ्ट पे रखने के बाद सबमर्ज्ड वॉल्यूम में कोई चेंजेस आने वाले हैं. अगर हम उसको स्पेसिफिकली डील करें तो यहाँ से देख सकते हैं. अब देखो कि अगर यहाँ पर हम लोग ग्राउंड पे कर रहे होते तो ये जी रहा होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा. अगर हम किसी मूवमेंट पर कर रहे होंगे तो जी इफेक्टिव दोनों पर लगेगा, वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा. तो अब यहाँ पर ये कंक्लूजन निकाल सकते हो यहाँ से कि अगर इसको आप लिफ्ट पे रखते हो या कहीं भी रखते हो तो जो ट्रीटमेंट वेट के साथ हो रहा है वही ट्रीटमेंट बायंसी के साथ हो रहा है. तो लिफ्ट पर या किसी और पे रखने से जो सबमर्ज्ड वॉल्यूम है वो दोनों केस में वही रहेगा जो पहले था, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. सो आपका जो क्वेश्चन था कि क्या लिफ्ट पे रखने पर सबमर्ज्ड वॉल्यूम में चेंज आएगा, आपका आंसर है नो. क्यों? क्योंकि जी इज गेटिंग कैंसल्ड आउट फ्रॉम बोथ साइड, हेंस जी इफेक्टिव विल गेट कैंसल्ड आउट फ्रॉम बोथ साइड. तो कोई चेंज नहीं आएगा. सो कंक्लूजन कह सकते हैं नो चेंज इन सबमर्ज्ड वॉल्यूम. ओके, और उससे पहले जो मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि अगर लिफ्ट पर आप रखते हो तो क्या चेंज आएगा कैलकुलेशन करने में. अगर आप कंपेयर नहीं कर रहे हो, कैलकुलेशन करने में जी इफेक्टिव का चेंज आएगा तो उसको जरूर इंक्लूड कीजिए अगर आप बायंसी लिखना चाहते हो तो इस तरह से प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, ओके. तो आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल, पास्कल्स लॉ, लॉज ऑफ फ्लोटेशन और प्रेशर की बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने दे दी और इसी पर बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है तो आप उसको बता पाएंगे. यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर मैं आपको आगे की स्टोरी बताया. जब फ्लूइड फ्लो करता है इसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक या फिर फ्लूइड स्टैटिक बोलते हैं, क्योंकि इसमें लिक्विड फ्लो नहीं कर रहा है. सारे केसेस में लिक्विड स्टेशनरी है. अब फ्लूइड डायनेमिक्स क्या होगा? जिसमें लिक्विड चल रहा होगा, मे बी फ्रॉम पाइप्स, मे बी फ्रॉम चैनल, मे बी फ्रॉम एनी अदर मोड. तो जब लिक्विड मूव करता है तो कौन से रूल्स लगते हैं उसको हम लोग अभी सीखेंगे शॉर्ट में. स्टेशनरी के लिए आपसे इन्हीं सारे क्वेश्चंस के बारे में पूछ सकते हैं. और एक बायंसी को भी हमको समझना होता है. बायंसी फोर्स जब कभी लगेगा जहां पर भी फ्लूइड होगा, जैसे एयर है, गैस है, या फिर वाटर है, या फिर लिक्विड है, कोई भी हो. ओके, जैसे आपसे कोई पूछता है कि आप देखते हो बलून्स होते हैं, ये बलून जो होते हैं एयर में फ्लोट कर रहे होते हैं, क्या रीजन रहता है? तो आप बोलोगे कि अगर हम कोई भी बॉडी को देखते हैं एयर में भी तो उसका mg नीचे लगता है और एक बायंसी फोर्स ऊपर लगता है. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम ड्रॉप करते हैं एयर में वो नीचे इसलिए आ जाता है क्योंकि वो उसका mg ज्यादा होता है बायंसी के कंपैरिजन में. और अगर mg छोटा पड़ेगा, बायंसी पड़े ज्यादा होगा तो ऊपर चला जाएगा. तो कुछ ऑब्जेक्ट्स या फिर ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं बलून्स टाइप की स्टोरीज ऊपर क्यों जाते हैं? क्योंकि उसका बायंसी स्ट्रॉन्गर होता है वेट से. ओके, एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकता हूँ और जो कि आपके एग्जाम के लिए खास इंपॉर्टेंट भी है. इस तरह से रिलेशन आपसे पूछता है,
उससे पहले कि मैं क्वेश्चन पूछूं, आपका कुछ पॉइंट है? वो पॉइंट है गैसेस में लिफ्ट कैसे प्रोड्यूस होगा, वो बताओ ना। प्लेन वाला केस, अच्छा नहीं, प्लेन के केस में हाँ वो फ्लूइड फ्लो में आएगा, अभी डायनेमिक्स में आएगा, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उससे पहले आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि लाइक कि आपके पास 1 kg there is 1 kg iron and 1 kg let's say cotton bag. सो 1 kg का आयरन का पीस है और 1 kg का कॉटन बैग है. लेट्स से कि देयर वेट in air is W1 and W2 respectively. तो उनको आप मेजर करते हो किसी वेइंग मशीन से, मे बी लाइक स्प्रिंग वेइंग मशीन हो या फिर आपकी नॉर्मल वेइंग मशीन हो. आयरन के लिए W1 आता है और उसके लिए W2 आता है. आपको बताना है कि W1 और W2 में क्या रिलेशन होंगे, क्या दोनों की वैल्यू बराबर होगी, या फिर W1 बड़ा होगा, या फिर W2 बड़ा होगा, या फिर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है. इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है. तो आपको एक आंसर देना चाहिए इस पे. आप इक्वालिटी आंसर दे रहे हो, W1 इक्वल टू W2. एयर ड्रैग इज प्रेजेंट. एयर ड्रैग तो तब लगता है जब हवा चल रही होती है. हम मान के चलेंगे कि कोई विंड ब्लो नहीं कर रहा है, काम एयर है, बट एटमॉस्फेयर जरूर है. ना अब आपको इसको ध्यान देना होगा कैसे आंसर देते हैं. आप देखोगे कि आपके पास एक आयरन का बॉक्स है, ये आयरन है, और एक कॉटन का बैग है, ये कॉटन है. ये जो मैंने पिक्चर बनाया है, क्या वो आपको समझ में आया? क्या हम इतना जरूर कह सकते हैं कि आयरन का जो वॉल्यूम होगा वो कम होगा, कॉटन का जो वॉल्यूम होगा वो डेफिनेटली ज्यादा होगा, क्योंकि वो बहुत कम डेंस होता है और आयरन ज्यादा डेंस होता है. तो वो किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करा लेगा जिसमें ऑब्वियसली एक का वॉल्यूम ज्यादा आएगा, दूसरे का वॉल्यूम कम आएगा. दोनों 1 kg हैं, डेंसिटी इसकी ज्यादा होती है तो इसका वॉल्यूम कम होगा, इसकी डेंसिटी कम होती है, इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा. फिर वेइंग मशीन से जब आप मेजर करते हो तो वेइंग मशीन क्या मेजर करती है? नॉर्मल रिएक्शन. तो अब जब इसको वेइंग मशीन पे रखोगे तो ये नॉर्मल रिएक्शन मेजर करना चाहेगा, तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन अप साइड लगेगा, वेट नीचे लगेगा, वेट आएगा m इंटू जी, और एक बायंसी फोर्स आएगा Fb. इस केस पर भी अगर वेइंग मशीन लगाते हो तो इसका भी एक नॉर्मल फोर्स ऊपर आएगा, लेट्स से एंड एस m, इसका भी 1 kg है तो ये mg रहेगा, और इस पर जो बायंसी आएगा वो लेट्स से Fb डैश आएगा. इक्वेशन क्या बनेगी? आयरन के लिए जो n आएगा दैट इज गोइंग टू बी बेसिकली mg माइनस बायंसी, और इसके लिए जो n डैश आएगा दैट विल बी mg माइनस Fb डैश. तो ऐसे क्वेश्चन में बेसिकली आपको क्या करना होता है, हम लोग कंक्लूजन भी बना लेंगे. तो फर्स्ट का जो वेट आएगा वो ये W है, 1 है. दूसरे का जो वेट आ रहा है ये W2 है. क्या हम कंपेयर कर पाएंगे कि Fb डैश में क्या रिलेशन चल रहा है? तो आप बोलोगे कि जो Fb डैश आएगा, Fb आता है उसमें आएगा वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू डेंसिटी ऑफ एयर इनटू जी. डेंसिटी ऑफ एयर एंड ग्रेविटी वो तो दोनों के लिए बराबर रहेगी, क्योंकि इनको एयर में मेजर कर रहा हूँ. एयर एक फ्लूइड है, गैस है, तो बायंसी लगा रहा है. सबमर्ज्ड वॉल्यूम मतलब पहले आयरन का वॉल्यूम टोटल एयर में है, फिर कॉटन का वॉल्यूम. आप पाओगे कॉटन का वॉल्यूम ज्यादा है. सिंस कॉटन का वॉल्यूम ज्यादा है तो कॉटन की बॉयंसी ज्यादा होगी. तो आप पाओगे कि बॉयंसी ऑफ कॉटन इज मोर देन द बॉयंसी ऑफ आयरन.
from where this FB came? This is coming because of you are measuring in atmosphere in air. और वैसे भी अगर नहीं भी मेंशन होगा तब भी आपको पता होगा कि इसका मेजरमेंट कहीं एटमॉस्फेयर में आप कर रहे होगे। एटमॉस्फेयर में एयर है, एयर एक फ्लूइड है, फ्लूइड हमेशा एक बॉयंसी लगाता है। अभी तक हम जितना भी एनएलएम या जब भी पढ़ रहे थे तो उसको इग्नोर करते थे क्योंकि हम लोग उसको काउंट नहीं करते थे बिकॉज कि उसमें एयर की डेंसिटी बहुत कम होती है, तो उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम आता है। लेकिन जब इस तरह का क्वेश्चन बोलेगा तो अपने को समझना है कि वो बॉयंसी का इंक्लूजन मांग रहा है। तो अगर आप बॉयंसी लगाओगे तो बॉयंसी ऊपर लगेगा तो एपरेंट वेट वाली कंडीशन बनेगी, एपरेंट वेट वाली कंडीशन बनेगी। एपरेंट वेट में ओरिजिनल वेट माइनस बॉयंसी लगता है। क्या आपको ये समझ में आया? कॉटन पे ज्यादा बॉयंसी लगेगी एज कंपेयर टू आयरन। अगर ये आपको समझ में आता है तो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि कॉटन पे बॉयंसी ज्यादा है तो फिर ये नंबर छोटा हो जाएगा। आप पाओगे कॉटन का वेट कम मिलेगा, आयरन का वेट ज्यादा मिलेगा। So omega 1 will be greater as compared to or W1 will be greater as compared to W2। कोई बात नहीं, आपने आंसर नहीं दे पाया था, अभी आप समझ लीजिए। और जब कभी ऐसा कंपैरिजन कराए तो डेफिनेटली आप बायंसी को काउंट कीजिए, फिर चेक कीजिए कि बायंसी में हम क्या समझ सकते हैं कि कौन सा ज्यादा होगा कौन सा कम होगा, एंड देन वी कैन कंक्लूड कि क्या चल रहा है। और वो नाम ऐसा लेगा जिसमें एक का साइज बड़ा आएगा सेम मास के लिए, दूसरे का साइज छोटा आएगा, तो जिसका साइज बड़ा होता है वो कम वेट, उसका वेट कम हो जाता है, जिसका साइज छोटा होता है उसका वेट ज्यादा होता है। कोई भी फ्लूइड में हो, एयर में हो, वाटर में हो, कहीं भी हो। हाँ, वहां बायंसी नहीं लगेगा जहां पर एटमॉस्फेयर नहीं होगा। अगर आपसे बोलता है वैक्यूम में मेजर किया जाए तो बताइए क्या है, तो बराबर आएंगे। So in vacuum they will be equal, otherwise iron will be weighing more as compared to cotton। आपने देखा होगा कि आप ज्वेलरी शॉप पे जाते हो या फिर हाँ, जो ज्वेलरी प्रेशियस ऑब्जेक्ट्स का मेजरमेंट होता है तो उसको एक ग्लास के चैम्बर में बंद करके मेजर करते हैं। और भी प्रिसाइज करना होता है तो उसके अंदर हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं। उसके पीछे रीजन यही है कि बॉयंसी उनकी वैल्यूज को चेंज कर देता है, एक्चुअल वैल्यू मेजर नहीं कर पाते। इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो आपके स्टेज में भी आते हैं, जैसे कि यूट्यूब टाइप का बनाते हैं चैनल पर, पूछते हैं कि बताइए कौन सा प्रेशर, कौन सा हाइट कैसा होगा। तो मैं आपको जनरल आइडिया दे देता हूँ उससे रिगार्डिंग कि लेट्स से अगर आपके पास कुछ इस तरह से ट्यूब बनाया गया है, ये रफली यू शेप का रहता है इसलिए हम इसको यूट्यूब भी बोल देते हैं। और उसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया रहता है, फिर लिक्विड फिल करता है। सेम लिक्विड फिल करोगे तो आप पाओगे कि सेम हाइट तक जाएगा, अलग अलग लिक्विड फिल करोगे तो फिर हाइट्स बदल जाती है। तो हम लोगों को क्या करना होता है उसका मैं आइडिया आपको दे देता, जैसे कि ये लिक्विड है, और इसी के साथ कोई दूसरा लिक्विड इसमें मिक्स्ड है, मे बी लाइक दिस। और लेट्स से किनके हाइट्स वगैरह दिया गया, ये हाइट आपको लेट्स से h1 देता है और इसकी डेंसिटी ρ1 है, एंड फिर आपको कुछ ये बताएगा कि ये कितना जा रहा है, इस लेवल से लेट्स से ये h2 है और इसकी डेंसिटी ρ2 है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन, मैं आपको सिंपली आइडिया देता, बाकी आप इसको सॉल्व कर सकते हो जब कभी आपको पता करना होगा। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटर होता है कि हम बॉटम पॉइंट को पकड़ते हैं, बॉटम को, और बॉटम का प्रेशर एक बार इधर से मेजर करते हैं, एक बार इधर से मेजर करते हैं, फिर दोनों को इक्वेट कर देते हैं, क्योंकि हमको पता है कि बॉटम का मेजर प्रेशर आप किसी भी डायरेक्शन से मेजर करो प्रेशर वही रहने वाला है। तो आप बोलोगे कि आउटसाइड पी नॉट होगा तो दोनों के लिए पी नॉट आएगा। तो अगर हम एक तरफ से मेजर करते हैं, लेट से लेफ्ट साइड से मेजर करते हैं, तो पहले आपको पी नॉट लिखना पड़ेगा प्लस ρ1g(h1) लिखना पड़ेगा, तो आप इस जंक्शन तक आ जाएंगे। फिर इसके बाद ये कोई हाइट होगी, लेट्स इसका नाम कैपिटल एच पकड़ लेते हैं, तो आपको मिलेगा प्लस ρ2g कैपिटल एच। अब बॉटम तक आ गए, सो ये बॉटम का प्रेशर एक डायरेक्शन से हो गया, एक साइड से हो गया। राइट हैंड साइड से आएंगे तो राइट हैंड साइड से आपको लिखना होगा पी नॉट प्लस ρ2g(h2) प्लस ρ2g कैपिटल एच। अब बॉटम तक आ गए,
तो ये प्रेशर हो गया। दोनों को इक्वेट करा दीजिए। अब जैसे ही दोनों को इक्वेट कराएंगे आपको इक्वेशन मिल जाएगी। सो फ्रॉम वन साइड यू काउंट, फ्रॉम सेकेंड साइड यू काउंट द प्रेशर ऑफ बॉटम एंड देन क्लेम बोथ टू इक्वल। ऐसा आप करोगे तो बहुत सारे टर्म्स कैंसिल। और आपको क्या मिलने वाला है? आपको ये मिलने वाला है ρ1 GH1 इज इक्वल टू ρ2 GH2। अब इसमें क्या करेगा, एक हाइट दे देगा, दूसरे के बारे में पूछेगा, तो एक हाइट आपको जो दी गई होगी उसको यूज कीजिए, दूसरे को पता कर लीजिए, या फिर हाइट्स दे करके आपसे डेंसिटी के रेशियो पूछ सकता है, वो बता सकते हो। सो हाउ टू सॉल्व द इक्वेशंस? You just go from one side up to bottom, go from another side up to bottom, write the pressure। कैसे लिखते हैं? आपको पता है P नॉट ऊपर है तो H टाइम डेप्थ H1 जाने में रो G H1 बढ़ता है, फिर अगला रो होगा उसका G उसका H, फिर रो जी एच, ऐसा करते हुए चले जाएंगे। मल्टीपल लिक्विड होंगे तो सभी को ऐड करते हुए चले जाएंगे, तो प्रेशर बढ़ता रहता है नीचे जाने पर। मेकिंग सेंस? तो इस तरह की इक्वेशन को भी आप डील कर सकते हो। एनीवे, दिस वाज फॉर स्टैटिक पार्ट ऑफ द लिक्विड। मोस्ट ऑफ द पार्ट इसका कवर हो जा रहा है। इसके बाद जो फ्लूइड डायनेमिक्स होता है वो कैसे डील करते हैं उसके बारे में कुछ बता देता हूँ। जब फ्लूइड मूव कर रहा होता है तो किसी चैनल से मूव कर रहा होता है। सो उस चैनल से मूव करने के लिए बेसिकली अपने पास दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक बर्नौली इक्वेशन होती है, कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है। दोनों इक्वेशन को यूज करते हैं। सो एक एक करके बता देता हूँ मैं। पहला है कंटिन्यूटी इक्वेशन। यू कैन थिंक ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन। इसका क्या मतलब है वो मतलब भी समझा देता और आपसे क्वेश्चन भी पूछ लेता कि लेट्स से कि आपको एक चैनल दिया गया कुछ इस तरह से। ये चैनल का एक पार्ट है और इस पे लिक्विड चल रहा है, किसी पाइपलाइन से लिक्विड चल रहा है, तो उसको कट करके आपने ऐसे देखा, वो लिक्विड यहाँ से निकल रहा है। लेट्स से ये v1 वेलोसिटी से एंट्री कर रहा था, v2 वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया a1 है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया a2 है, और इसके अंदर भी लिक्विड फ्लो कर रहा है। तो फ्लोइंग लिक्विड की कहानी है ये। सो क्या होता है कि जितना लिक्विड इन करेगा उतना ही लिक्विड आउट करेगा पर यूनिट टाइम, क्योंकि वो इनकम्प्रेसिबल है। आइडियल कंडीशन में उसको हम इनकम्प्रेसिबल मान के चलते हैं। तो इनकम्प्रेसिबल होने की वजह से व्हाटएवर इज गोइंग इनसाइड मस्ट कम आउट। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन बनती है a1 v1 is equal to a2 v2। so that's called continuity equation। a1 v1 किसको इंडिकेट कर रहा है? दैट्स वॉल्यूम फ्लो रेट। अगर आप a1 v1 की वैल्यू पता करना चाहिए क्या है, तो a1 v1 इज वॉल्यूम फ्लो रेट। वॉल्यूम फ्लो रेट। कभी आपसे पूछता है मास फ्लो रेट बताइए, तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो वॉल्यूम के साथ अगर डेंसिटी मल्टीप्लाई हो गया तो ये बन जाता है मास फ्लो रेट, जिसको हम डीएम बाई dt बोला करते थे। और वॉल्यूम फ्लो रेट को dv बाई dt। सो वॉल्यूम फ्लो रेट पूछता है, मास फ्लो रेट पूछता है, तो आप बोलोगे कि वो इस तरह से लिखा जा सकता है। तो जितना मास फ्लो करेगा इनसाइड उतना ही मास आउटसाइड आएगा, तो दोनों से रो रो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए वो a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 हो जाएगा। अगर मल्टीपल चैनल्स होते हैं तो इनकमिंग वॉल्यूम इज इक्वल टू आउटगोइंग वॉल्यूम, ऐसा भी हम क्लेम कर लेते हैं। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, होपफुली आप उसका आंसर दे पाओगे, और फिर इसके बाद में वो क्लियर भी हो जाएगा। लेट्स से कि आपके पास एक चैनल है, इस तरह से चैनल बना के दिया गया है, और आपसे बोलता है कि ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, एंड इट सेज कि यहाँ से जो वेलोसिटी जा रही है वो v नॉट है, और इस क्रॉस सेक्शन की जो रेडियस है वो 3r है। यहाँ पर जो रेडियस है r है, ये जो वेलोसिटी है वो अपने को पता करना है, और यहाँ से जाने वाली वेलोसिटी 2v नॉट है, ये आपको पता है, और इसका 2r रेडियस है। सो अगर इस तरह का पिक्चर देख करके आपसे पूछता है कि फाइंड v इन टर्म्स ऑफ v नॉट, फाइंड वेलोसिटी v, कैन यू ट्राई दिस फॉर अ मोमेंट? फिर इसके बाद मैं सॉल्व करके बताता आपको। लिक्विड यहाँ जाएगा, कुछ पोर्शन यहाँ जा रहा होगा, कुछ पोर्शन इधर जा रहा होगा।
इस इनलेट को 1 मान लीजिए, ये आउटलेट 2 है, ये आउटलेट 3 है। So you need to apply a continuity equation. Continuity equation कैसे अप्लाई करेंगे? CA continuity equation. Ingoing volume flow rate is equal to outgoing volume flow rate. चेक कर लेते हैं। तो अपने को लिखना होगा A1 V1 is equal to A2 V2 plus A3 V3। एक तो ये जो मैंने इक्वेशन लिखी वो आपको समझ में आई क्या? A1 V1 मतलब A1 V1 यानी 1 के लिए है, तो ये इन कर रहा है, निकल किससे रहा है? 2 से और 3 से, तो 2 plus 3 is equal to 1, 2 plus 3 is equal to 1। समझते हैं? अच्छा, ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, तो एरिया पाई आर स्क्वायर लिखा जाएगा। तो हम फर्स्ट का एरिया लिखेंगे पाई इंटू आर स्क्वायर, दैट इज 3r का होल स्क्वायर। वेलोसिटी को v नॉट इज इक्वल टू a2, a2 का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और वेलोसिटी कितनी है v, इसी वेलोसिटी को पता करना है, प्लस a3 could be written as पाई इंटू 2r का स्क्वायर, और ये वेलोसिटी कितनी है 2v नॉट। अपने पास एक इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ से v पता चल जाएगा v नॉट के टर्म में। अब देखोगे पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, सो ये बन रहा अपने लिए कितना है 9v नॉट इज इक्वल टू v प्लस 2 to 4 to 8v नॉट। सो फाइनली आप पाओगे कि यहाँ से v की जो वैल्यू है वो v नॉट के बराबर आ जा रही है। गुड, करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हम इसको काउंट करके बता सकते हैं इन गोइंग वॉल्यूम फ्लो रेट इज इक्वल टू टोटल आउट गोइंग। तो जितने भी इन होंगे सबको ऐड करेंगे, आउट को ऐड करेंगे, A1 V1 A2 V2 लगा करके फिर उसका अननोन क्वांटिटी को बता सकते हैं। ये वॉल्यूम फ्लो रेट के लिए यूज करते हैं। इसमें आपसे ये पूछ सकता है थ्योरेटिकली कि क्या कंडीशन है, क्यों ऐसा यूज कर सकते हैं, तो आप बोलोगे इनकम्प्रेसिबल नेचर की वजह से यूज कर सकते हैं, और इनकम्प्रेसिबल नेचर हम लोग ऑलरेडी एज्यूम किए हुए। फिर जो यूजफुल है वो है बर्नौली इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन, हो सकता है वो नाम ना पूछे, या फिर नाम पूछे तो आपसे पूछ सकता है किस पर बेस्ड होता है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन वाज बेस्ड ऑन इनकम्प्रेसिबल नेचर, और इसके लिए ये बर्नौली इक्वेशन क्या होती है? आप बोलोगे बर्नौली इक्वेशन बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन है, सो इट्स लाइक एनर्जी कंजर्वेशन। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन को ही दूसरा नाम है बर्नौली इक्वेशन। तो आपसे पूछेगा किस पर बेस्ड है, तो आप ये बोलोगे। क्या रिक्वायरमेंट होती है? रिक्वायरमेंट होती है इनकम्प्रेसिबल लिक्विड होना चाहिए, एज वेल एज नॉन विस्कस होना चाहिए। नॉन विस्कस क्यों होना चाहिए? क्योंकि विस्कस जो होता है वो फ्रिक्शन से रिलेटेड होता है, और जब फ्रिक्शन होता है तो एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगाते हैं, इसलिए नॉन विस्कस होना बहुत जरूरी है बर्नौली को लगाने के लिए। और बर्नौली इक्वेशन होती क्या है वो मैं लिख देता हूँ, हालांकि उसकी खास जरूरत उसको डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इक्वेशन होती है प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, ये जो वैल्यू होती है ये कांस्टेंट होती है। P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इनको हम बोलते हैं एनर्जीज हैं। इनके टर्म्स क्या क्या होते हैं? इन केस अगर आपसे पूछता है तो आप इसको बोल सकते हो, ये जो लिखा हुआ है दैट इज प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये टर्म क्या लिखा हुआ है? दैट इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और ये टर्म कौन सा है? ये टर्म कहलाता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो आगे चल करके आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि बर्नौली इक्वेशन या एनर्जी कंजर्वेशन जब हम फ्लूइड में लगाते हैं तो कौन कौन से टर्म यूज करते हैं एनर्जी के? तो 3 टर्म्स होते हैं, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी। और ये प्रेशर एनर्जी क्या होती है वो हम लोग बाद में देखेंगे। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्रेशर के बराबर होता है। तो इसका न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा क्योंकि वो थोड़ा सा हार्ड होगा आपके लिए, बट आपसे यूज पूछ सकता है कि किस तरह से, या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ सकता है।
तो 3 टाइप्स की एनर्जीज को हम ऐड करते हैं, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल में भी कौन सी पोटेंशियल? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जीएच वाला है, रो जीएच, तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। ओके, और बर्नौली इक्वेशन पर बेस्ड या बर्नौली रिलेशन पर बेस्ड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स वर्क करते हैं, जैसे कि प्लेन का फ्लाई करना, बॉल का स्पिन करना क्रिकेट मैच में, और मे बी लाइक कि ज्यादा विंड चलता है तो रूफ का फ्लाई कर जाना, और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी इस पर बेस्ड हैं। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, उस पर इसका यूज करते हुए इसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। लेट्स से कि अपने को एक चैनल दिया गया है, हॉरिजॉन्टल बना देते हैं, और इस चैनल से लिक्विड फ्लो कर रहा है। लेट्स से लिक्विड यहाँ से इन कर रहा है, ये V1 है, लिक्विड यहाँ से आउट कर रहा है, ये V2 है। आपसे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे पूछ सकता है कि V1 और V2 में क्या करे, कौन सा सही है, कौन सा बड़ा है बताइए, कंपेयर करके बताइए। तो मैं 4 ऑप्शन देता हूँ, आपको चूज कर देना है। पहला, V1 is equal to V2. Second, V1 is bigger than V2. Third, V1 is less than V2. Fourth, any of them possible. तो इसका आंसर आप क्विकली दे पाओगे और करेक्टली भी दे सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास कंटिन्यूटी इक्वेशन है। तो इसका आंसर देने के लिए आप बोलोगे कि व्हाट्स गोज ऑन, लाइक कि इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, और एक चीज क्लियर है, A2 बड़ा है। कंटिन्यूटी इक्वेशन कहती है कि A1 V1 is equal to A2 V2, और सिंस हमको पता है कि A1 छोटा है, A2 बड़ा है, तो इससे कंक्लूड किया जा सकता है कि V1 बड़ा होगा, V2 छोटा होगा। ठीक है, तो आंसर आपने जो भी दिया वो करेक्ट है। तो मोस्ट लाइकली वो इसी लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अगर वो अपने लेवल को बढ़ाता है और कुछ डीपर जाता है तो वो ये पूछ सकता है कि लेट्स से कि यहाँ पे जो प्रेशर है, इस पॉइंट का नाम, यहाँ के प्रेशर को हम P1 बोलते हैं और यहाँ के प्रेशर को हम P2 बोलते हैं। अगर ये प्रेशर्स पे हमसे कंपेयर करना हो तो हम क्या आंसर देंगे? P1 इक्वल टू P2, P1 is greater than P2, C, P1 is less than P2, D, none, और AD। सो अगर आपसे ये पूछना चाहता है प्रेशर के टर्म में, तो फिर आप क्या आंसर दोगे? अगर इसका भी आंसर दे दिया तो फिर अपना काम हो जाता है, इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा वो किसी भी कीमत में कॉन्सेप्चुअली, और इसको आंसर देने के लिए फिर बर्नौली की जरूरत पड़ेगी। ये देखो P1 P2 ये सब सेम लेवल पे बताएगा, तो हम बोलेंगे बर्नौली इक्वेशन लगाइए। तो जब आप बर्नौली इक्वेशन लिखोगे तो आपको लिखना होगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH। क्योंकि वो नंबर जो था वो कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट में 1 के लिए और इक्वल टू 2 के लिए लगा सकते हो, तो बर्नौली लगा सकते हैं। आप देखोगे रो जी एच कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। रो जी एच क्यों कैंसिल हो गया? क्योंकि सेम हाइट पर है, जहां से भी ग्राउंड आप समझेंगे, इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। यहाँ से आप कंक्लूजन भी निकाल सकते हो और डायरेक्ट आंसर देने के लिए, सिंस आपने ये पता कर लिया कि V1 और V2 में कौन सा बड़ा है, तो हमने पता कर लिया V1 इज ग्रेटर देन V2। इसका मतलब क्या होगा? V1 अगर बड़ा है तो ये फर्स्ट का जो लेफ्ट हैंड साइड का जो सेकेंड टर्म है वो बड़ा आएगा, राइट हैंड साइड का सेकेंड टर्म छोटा होगा, दोनों बराबर हो रहे हैं। तो P1 के साथ क्या होना चाहिए ये आप बता सकते हो। तो आप पाओगे कि P1 को छोटा होना चाहिए, P2 को बड़ा होना चाहिए। इस पे जनरली क्या होता है, जो आपके इंट्यूशन होते हैं उसके अगेंस्ट आंसर आता है, तो इंट्यूशन को प्रॉपर्ली यूज करना है, या फिर पहले समझना है फिर इंट्यूशन क्रिएट करना है। ये बर्नौली इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप लिखोगे, आप ऐसा समझ सकते हो कि जिस जिस एंड पर जहां पर वेलोसिटी ज्यादा होती है वहां पर प्रेशर कम होता है, जहां वेलोसिटी ज्यादा वहां प्रेशर कम। कब? जब फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है।
So if there's wind is blowing, water is flowing, or anything, wherever there's more velocity, there's going to be less pressure as compared to the horizontal level. तो उस horizontal level के और point के comparison में ऐसा आता है. इसका मतलब हमारा आंसर क्या बनेगा? P1 is less than P2. Understood? So first part का आपने आंसर करेक्टली दे दिया था, और बियॉन्ड जाएगा तो फिर प्रेशर में कंपेयर कराएगा तो हम ये बता सकते हैं. तो ये आपका बर्नौली का केस हो जाता है. और एक और पॉपुलर केस है, अगर कभी क्वेश्चन पूछता है तो उसको भी आप बता सकते हो. उसको इफ्लक्स वेलोसिटी कहते हैं. लेट्स अपने पास एक टैंक है, और इस टैंक में एक छोटा सा ओपनिंग किया है अपने यहाँ पे, बहुत छोटा सा ओपनिंग है. और कभी उसकी वेलोसिटी आपसे पूछे तो आप उसको डायरेक्ट लगा के आंसर दे देना उसको. बाद में हम लोग इसको समझेंगे कि कैसे आता है और कितना आता है. लेट्स से इसकी हाइट किसी भी इंस्टेंट पर एच दिया गया है, तो लिक्विड यहाँ से बाहर आ रहा होगा, और उस वेलोसिटी को वी बोल देते हैं, या फिर वी ओ बोल सकते हो, या वी बोल सकते हो. तो ये जो वेलोसिटी होती है दैट्स कॉल्ड इफ्लक्स वेलोसिटी. और इस इफ्लक्स वेलोसिटी की जो वैल्यू आती है वो रफली है, बट एक्सेप्टेबल है. रफली आती है ट्वाइस जी एच. आंसर बहुत सिंपल है, और ये भी बर्नौली इक्वेशन से आती है. सो कभी भी आपसे पूछता है कि बताइए किस वेलोसिटी से लिक्विड फ्लो कर रहा होगा, एच हाइट तक उसको फिल किया गया है, रो उसकी डेंसिटी है, तो अलग इसका डेंसिटी से कोई करेक्शन नहीं है. आपको हाइट बताया जाएगा √2 से उसका आंसर बता सकते हो. तो ये भी एक अपना क्वेश्चन रेडी हो जाता है इन केस अगर वो आता है एग्जाम में. तो सो ये सारा आपका फ्लूइड के से रिलेटेड है. इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, और कोई पार्ट आपको री एक्सप्लेन करना हो तो आप बता सकते हो. अदरवाइज बचे हुए 20 मिनट्स में हम लोग ग्रेविटेशन का जो प्लानिटरी मोशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि वो भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. ये जो ग्रेविटेशन का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसको हम लोग डिटेल में बहुत जल्दी पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपका एग्जाम हो जाएगा केवीपीओ का. तो अभी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ. वो ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पूछेगा जो आपने पढ़ रखा है. वो जनरली प्लैनेट्स के मोशन के बारे में पूछता है. तो उससे रिलेटेड केपलर्स लॉज है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ. केपलर्स लॉज, प्लैनेट कैसे मूव करते हैं. दे आर 3 लॉज ऑफ केपलर, यू मस्ट बी नोइंग. पहला, जो स्टार है और जो प्लैनेट्स है उनके बारे में बताता है. सो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ और आप उसको समझ लीजिए. इट सेज अ प्लैनेट moves around a star. तो प्लैनेट जो होता है वो स्टार के अराउंड मूव करता है. हमारे लिए जो स्टार है, यानी अपने सोलर सिस्टम के लिए जो स्टार है वो सन है. प्लैनेट का मतलब आप अर्थ समझ सकते हो. तो अर्थ जो है वो सन के अराउंड मूव करता है. किस तरह के पाथ में? इन एन एलिप्टिकल पाथ. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. वो आपसे पूछ सकता है किस तरह के पाथ पे चलता है, तो आप बोलोगे एलिप्टिकल पाथ पे चलता है. और इस तरह से सच दैट द स्टार इज at one of its foci. जो इलिप्स होता है उसके 2 फोकस होते हैं, और फोकस का जो प्लूरल फॉर्म है वो फोसी होता है. तो इस तरह से मूवमेंट चल रहा होता है कि स्टार को एक फोकस पे लाई करना होता है. इलिप्स कुछ ऐसा होता है, वो मैं बना के दिखा दे रहा हूँ आपको, और इससे आपको याद भी रह जाएगा. इसको मेजर एक्सिस बोलते हैं, इसको माइनर एक्सिस बोलते हैं. इसकी जरूरत पड़ेगी अभी. 2 फोकस होते हैं, एक फोकस यहाँ पर होता है F1, एक फोकस यहाँ पर होता है F2. सो अगर अर्थ इस पर चल रहा है एलिप्स पर, तो सन को किसी एक फोकस पर होना जरूरी है. सो लेट्स से कि स्टार यहाँ पर लोकेटेड है किसी एक फोकस पर, मे बी लाइक फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस. तो ये स्टार हो गया. तो अर्थ आपका यहाँ पे चल रहा होगा, ये P फॉर प्लैनेट, और इस तरह से चलता है, टेंजेंशियली चलेगा और इलिप्टिकल पाथ को फॉलो करता है. और
ये 0 होता है और इसके कोऑर्डिनेट्स जनरली हम लोग लिखते हैं 1,0। इसके कोऑर्डिनेट हम -a,0 लिखते हैं, इसके हम 0,b लिखते हैं, इसको 0, -b लिखते हैं। 2a is called major axis, twice b is known as minor axis। तो ये इसके फीचर्स हैं। और एलिप्स की इक्वेशन अगर आप कभी देखना चाहो तो x² + a² + y² / b² = 1 होती है। तो ये एलिप्स की इक्वेशन है जो हम लोग ऑलरेडी पता कर चुके हैं। एनीवे, केपलर्स लॉ में ये बताया गया है कि प्लैनेट स्टार के अबाउट मूव करता है, इलेक्ट्रिकल पाथ में होता है और स्टार हमारा फोकस पर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल इस पे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। सेकेंड जो लॉ है उसको भी हम बोलते हैं सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, इस तरह से इसका नामनक्लेचर होता है, जस्ट लाइक कि न्यूटन्स के लॉज का है। सो सेकेंड लॉ बोलता है कि इसका जो मूवमेंट है वो इस तरह से होता है कि इसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है बल्कि एरियल स्पीड कांस्टेंट होती है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्ट में, प्लैनेट मूव्स such that the line joining it and star sweeps equal area in equal time interval। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है सेकेंड लॉ। इसने ये बोला कि अगर हम उस लाइन को ड्रॉ करें जो प्लैनेट और स्टार को ज्वाइन करती है, वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया को स्वीप करती है। मीनिंग इज दिस, वो आपसे ऐसा फिगर बना करके भी पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। किस तरह से फिगर बना करके वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता। ये एलिप्स है और अगर हम ड्रॉ करें कि लेट्स से अपना सन यहाँ पर है या स्टार यहाँ पर है, प्लैनेट यहाँ पर था एक टाइम पर, तो उसको ज्वाइन करने वाली ये लाइन है। कभी प्लैनेट यहाँ पर पहुंच जाएगा चल करके, तो फिर ये लाइन यहाँ तक पहुंच जाएगी, तो ये एरिया स्वीप किया गया, दिस एरिया। अगर यहाँ पर डेल्टा टी टाइम लगा तो डेल्टा टी टाइम में ये जो एरिया बना होगा वो एरिया को हम डेल्टा A1 बोल सकते हैं। जब कभी प्लैनेट यहाँ पर आएगा या फिर इसके सराउंडिंग में यहाँ पर कहीं आएगा तो ये लाइन बनेगी, और अगर वो चल करके यहाँ पर पहुंचता है तो ये एरिया स्विफ्ट माना जाएगा, स्विफ्ट एरिया ये माना जाएगा। तो वो इस तरह से ट्रेवल करके पहुंचा है। और अगर इस ड्यूरेशन में भी इस सिचुएशन में भी उसने डेल्टा टी टाइम लिया है और इस एरिया को डेल्टा A2 बोला जा रहा है, तो आप पाओगे कि डेल्टा A1 इज इक्वल टू डेल्टा A2। दैट मीन्स इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करता है कौन सी लाइन, जो प्लैनेट और स्टार को ज्वाइन करती है। इस तरह से इसका मूवमेंट होता है। इसका कंक्लूजन डायरेक्टली हम ये निकाल सकते हैं कि जब स्टार्स के पास में प्लैनेट होगा तो फास्ट चलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी ये रेडियस वाला पार्ट कम हो जाएगा तो उसको पेरीफेरी बढ़ानी पड़ेगी। सो प्लैनेट मूव्स फास्टर व्हेन इट इज क्लोजर टू द स्टार एंड इट मूव्स स्लोवर व्हेन इट इज फार अवे फ्रॉम द स्टार। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप चाहो तो इसको डिवाइड कर दो डेल्टा टी से, दोनों के लिए बराबर है डेल्टा टी। तो इसको कहते हैं ये एरियल वेलोसिटी है, एरियल वेलोसिटी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जब प्लैनेट्स मूव करते हैं तो कौन सी क्या वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है? आप बोलोगे नहीं, क्योंकि डायरेक्शन बदलती है, मैग्नीट्यूड बदलता है। फिर आपसे पूछेगा क्या उसकी प्लैनेट की स्पीड कांस्टेंट रहती है? आप बोलोगे नहीं, स्पीड बदलती रहती है। जब प्लैनेट स्टार के पास आता है तो फास्ट होता है और जब दूर जाता है तो स्लो हो जाता है। फिर आपसे पूछेगा क्या एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है? आप बोलोगे यस, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है। फिर आपसे पूछेगा क्या एरियल स्पीड कांस्टेंट रहती है? आप बोलोगे यस, एरियल स्पीड भी कांस्टेंट रहती है। वेलोसिटी का मतलब हुआ इस ये जो इलिप्टिकल पाथ है उसके परपेंडिकुलर की डायरेक्शन, क्योंकि एरिया की डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। तो एरिया की डायरेक्शन नहीं बदल रही है और मैग्नीट्यूड भी नहीं बदल रहा है, तो फिर एरियल वेलोसिटी और एरियल स्पीड दोनों कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, और इसी को हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं कि एरियल स्पीड और एरियल वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम डिवाइड बाय ट्वाइस एम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
dA by dt aerial velocity is equal to angular momentum डिवाइड बाय m। नोट कर लीजिए। और अगर एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है इसका तो एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट रहता है। दैट मींस एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, शॉर्ट में लिखा हुआ है। और एल क्या है? एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट। और स्मॉल एम क्या है? मास ऑफ प्लैनेट। पॉइंट इज दिस कि जब कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कर देंगे और अपना आंसर बता देंगे। राइट, इस पर क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं इसलिए मैं एक एग्जांपल पिक कर लेता हूँ सो दैट कि ये काफी डिटेल में आपको समझ में आ जाए, फिर आगे बढ़ जाएंगे थर्ड लॉ के बारे में। जैसे कि ऐसा बोलता है कि आपके पास ये स्टोरी है और सन लेट से यहाँ पर है और अर्थ जब यहाँ पर था तो ये v1 वेलोसिटी से जा रहा था और जब यहाँ पर है तो ये v2 वेलोसिटी से जा रहा है। और आपसे पूछता है कि चार ऑप्शन में बताइए कि v1 v2 आपस में बराबर होंगे, v1 v2 से बड़ा होगा, v1 v2 से छोटा होगा और एनी ऑफ देम। सो अगर ऐसा सिचुएशन बोलता है तो अभी मैंने काफी कुछ बोला है, आप उसका ख्याल रख सकते हो और डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। सन के जब पास है, स्टार के पास है तो फास्ट जाएगा, दूर है तो स्लो जाएगा। तो हम फास्ट और स्लो वाली बातें कर सकते हैं। तो अपना आंसर क्या बनेगा? अपना आंसर बनेगा v1 इज ग्रेटर देन v2। बिल्कुल करेक्ट बोला है। हम इसकी वैल्यू भी बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? तो आगे बढ़ना हो तो फिर हम ये डिस्टेंस बताएगा, लेट्स ये डिस्टेंस r1 है, ये डिस्टेंस r2 है। तो हम यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन भी कर सकते हैं क्योंकि सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया कई सारे एग्जाम में कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन केपलर के कौन से लॉ के अकॉर्डिंग है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो आप बोलोगे सेकंड के अकॉर्डिंग। तो आप बोलोगे कि फर्स्ट पर ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। एंगुलर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो सिंस मास बराबर है तो v1 r1 इज इक्वल टू v2 r2। यहाँ से हम बता सकते हैं कि v1 बाई v2 की जो वैल्यू आएगी वो r2 अपॉन r1 आता है ना। पिक्चर देख करके आपको क्लियर होगा कि r1 की जो वैल्यू है वो छोटी है, r2 की वैल्यू बड़ी है। सिंस r2 बड़ा है इसलिए v1 बड़ा होगा। तो यहाँ से हम कंक्लूड भी कर सकते हैं, जो भी हम लोगों ने स्टेटमेंट दिया उसका प्रूफ बन गया कि v1 इज ग्रेटर देन v2 बिकॉज r2 इज ग्रेटर देन r1। तो खास इंपॉर्टेंस है। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो इन्हीं सब में से कोई एक पूछेगा, आप बता देंगे। इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करता है और उसी को हम एरियल वेलोसिटी कहते हैं। और एरियल वेलोसिटी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के बराबर होती है क्योंकि अगर एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन भी होगा। इसके लिए हमने एक रूल बताया था कि एरियल वेलोसिटी इज इक्वल टू एल एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू द स्टार। जब कभी हम लोग एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं तो उसका किसके अबाउट, वो भी याद रखना होगा, अबाउट स्टार। प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम स्टार के अबाउट। और वैसे भी देखोगे अगर आप स्टार के अबाउट देखोगे तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो टूवर्ड्स दिस स्टार लगेगा, इसलिए टॉर्क जीरो आएगा। टॉर्क जीरो होता है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन होता है। हम वहां से भी बोल सकते हैं क्योंकि आप रोटेशन वो सारी चीजें पढ़ चुके हो। मेकिंग सेंस? तो ये सेकंड लॉ काफी इंपॉर्टेंट रहता है। फिर आपसे थर्ड लॉ के बारे में पूछेगा। थर्ड लॉ में ये बोलता है कि जो टाइम पीरियड होता है, अगर प्लैनेट सन के अबाउट चलता है तो एक रेगुलर टाइम के बाद उसको घूमता रहता है। इसका टाइम पीरियड मतलब एक कंप्लीट राउंड करने में जो टाइम लगता है उसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब। सेमी मेजर एक्सिस क्यूब। जनरली हम सेमी मेजर एक्सिस को ए से लिखते हैं क्योंकि टू ए मेजर एक्सिस था, हाफ कर दोगे तो सेमी मेजर एक्सिस हो जाएगा। तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। आपसे फॉर्मूला पूछा जा सकता है या फिर फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दो प्लैनेट्स पूछेगा, बताएगा तो हम बोलेंगे T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इज इक्वल टू A1 क्यूब डिवाइड बाई A2 क्यूब।
अब उनकी एक्सिस सेमी मेजर एक्सिस के बारे में बताएगा, यानी बड़ी वाली एक्सिस के अबाउट बताएगा, तो उनकी एक A1 बताएगा, A2 बताएगा, T1 बताएगा, T2 के बारे में पूछ लेगा। आप यहाँ से इसको कैलकुलेट करके बता सकते हो। दैट्स कॉल्ड थर्ड लॉ ऑफ केपलर। सो थर्ड लॉ ऑफ केपलर टॉक्स अबाउट टाइम पीरियड and measure semi major axis. Second law talks about angular momentum conservation. First law talks about the path which is elliptical. इसके ये प्लैनेट्स के मोशन हो गए, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए सैटेलाइट मोशन है। सो सैटेलाइट मोशन उसके बारे में बता देते हैं, और इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। सैटेलाइट जो होता है वो किसके अबाउट मूव कर रहा होता है? सैटेलाइट मूव्स अबाउट प्लैनेट, और सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट पे मूव करते हैं। जैसे अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है वो मून है, तो लेट से ये अर्थ है सेंटर पर, और यहाँ पर मून चल रहा है, और मून के पास जो वेलोसिटी होती है, या सैटेलाइट कोई भी उसके पास वेलोसिटी है, तो उसको ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसको हम एक लाइन में निकाल सकते हैं। कैसे निकालने का? वो हम जो जानते हैं कि सर्कुलर मोशन के लिए सेंटीपिटल फोर्स कहाँ से मिलेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स से मिलेगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स हम निकाल सकते हैं। लेट से सैटेलाइट का मास m है, इसका मास कैपिटल M है, रेडियस कैपिटल R है। अर्थ होगा तो MERE लगा देंगे। आपको लिखना होगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट मींस GMM अपॉन लेट से R डिस्टेंस पर है, R स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू स्मॉल m V नॉट स्क्वायर बाई R। इसको जो आप सिंप्लीफाई करोगे m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा GM अपॉन R इज इक्वल टू V नॉट स्क्वायर। दैट मीन्स ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके पास आ जाता है अंडर रूट GM बाई R। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख सकते हो। और अगर हम इसको अर्थ से रिलेट करते हैं तो हम इसको अर्थ से भी रिलेट कर सकते हैं, और अर्थ के लिए यहाँ ME लगा देंगे, तो वहां से भी यूज कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट अबाउट अ प्लैनेट, राइट। फिर आपसे बोलेगा नियर द अर्थ। जब कभी आपसे बोलता है कि नियर द अर्थ, इसका मतलब क्या चलेगा? इसका मतलब होगा कि R की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली RE के बराबर है। तो अगर R की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली RE के बराबर है तो ऑर्बिटल वेलोसिटी बनेगी G मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाई RE। आप जानते हो कि इसको किसके बराबर लिख सकते हो? स्मॉल g इंटू RE के बराबर लिख सकते हो। सो नियर द अर्थ सरफेस आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर रिलेटेड आपसे पूछ सकता है। हमने क्या यूज किया है? स्मॉल g की वैल्यू कैपिटल G ME डिवाइड बाई RE के स्क्वायर को यूज किया है। अब स्मॉल g आपको पता होता है, RE पता होता है, तो अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के सरफेस के क्लोज चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी इससे निकाली जा सकती है। G10 होता है और ये 6400 होता है, तो आप देखोगे कि 800 किलोमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं, ये 10 आएगा और ये आएगा इंटू 6400, इतना किलोमीटर है। 230 और लगा देंगे तो टोटल जीरो हो जाएंगी। एक बार चेक कर लेते कितना हो जा रहा है, वो मीटर में आ गया। 1 2 3 4 5 6 जीरोस हो गई, 3 जीरो आएंगे, ये बनेगा 8000 मीटर पर सेकेंड। 8000 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। इसको मतलब क्या हो गया? 8 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता है। एनीवे वो कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हो किस तरह से कैलकुलेट किया गया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। फिर अब इस पर क्या होता है? इस पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा पोटेंशियल एनर्जी को निकालने के लिए, काइनेटिक एनर्जी को निकालने के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी सैटेलाइट के पास कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज। काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी हाफ m v नॉट स्क्वायर, सैटेलाइट की लिख रहे हैं। सो v नॉट की वैल्यू आपको पता है, सो ये बन जाएगी हाफ m v नॉट स्क्वायर आएगा g m अपॉन r। So this will get converted into capital G, capital M, small m divided by 2r. This is the kinetic energy of satellite. Potential energy के बारे में बात करेंगे। तो potential energy is written as minus G M M divided by R. आपको याद होगा ये हम लोगों ने आज ही पढ़ा है। Potential energy in gravitation case is written as minus G M M upon R. दूसरा वाला जो M है वो छोटा वाला M है, बड़ा वाला M जो प्लैनेट का है, और दूसरा वाला सैटेलाइट का है। सो आप देखोगे कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है क्योंकि अट्रैक्टिव है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहती है। टोटल एनर्जी
सो टोटल एनर्जी को अगर हम लोग E लिखते हैं, सो दैट्स गोइंग टू बी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. Total energy E is equal to, this is going to be Gmm divided by 2R minus Gmm divided by R. माइनस क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव था. आप देखोगे जो टोटल एनर्जी आएगी दैट विल बिकम माइनस Gmm डिवाइड बाई 2R. सो जो टोटल एनर्जी है दैट इज नेगेटिव, और टोटल एनर्जी नेगेटिव आ रहा है, इसीलिए सिस्टम बाउंड रहता है. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आप नोट कर सकते हो कि जब कभी टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है, ऐसा सिस्टम हमेशा बाउंड रहता है, यानी वो कभी दूर दूर नहीं जाता है. कभी सैटेलाइट अर्थ को छोड़ करके दूर नहीं जाता है. व्हाई? बिकॉज टोटल एनर्जी इज नेगेटिव. जिस दिन ये टोटल एनर्जी पॉजिटिव हो गया, सैटेलाइट अर्थ को छोड़कर चला जाएगा. तो मून हमेशा अर्थ के आसपास रहता है बिकॉज टोटल एनर्जी इज नेगेटिव. सो जब कभी टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है तो बाउंडेड सिस्टम होता है. तो इफ E is negative, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, सिस्टम इज बाउंडेड. बाउंडेड सिस्टम मीन्स it won't break. और if E is positive, then system is unbounded. तो वो बाहर चला जाएगा, अनबाउंडेड हो जाएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यहाँ पे हम कुछ कंपैरिजन कर सकते हैं, और वो जनरली आपसे वही पूछता है. आप में से कुछ लोग पूछ भी रहे थे. सो आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी के बराबर है. इसका मॉड लगाइए तो मॉड के बराबर काइनेटिक एनर्जी रहती है. लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का देखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी डबल होती है. सो दिस इज इक्वल टू half of the potential energy. This is relation among the energies. इसका आपको ख्याल रखना होगा. इस पर बेस आपसे क्वेश्चन पूछता है कौन सी एनर्जी ज्यादा होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है, वो नेगेटिव होती है, इसी वजह से टोटल नेगेटिव हो जाती है. पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की डबल होती है मैग्नीट्यूड वाइज, और टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है मैग्नीट्यूड वाइज. सो मॉड हमने कहाँ पर लगाया? जो नेगेटिव थे. के पे नहीं लगाया क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव होती है. तो मैग्नीट्यूड के कंपैरिजन हम इस तरह से कर सकते हैं. दैट वाज रिलेटेड टू सैटेलाइट, इट्स मोशन, इट्स वेलोसिटी. एक बार वेलोसिटी आ गया तो उसमें और भी स्टफ हम बता सकते हैं, जैसे टाइम पीरियड. टाइम पीरियड इज 2 पाई r अपॉन v नॉट. फ्रीक्वेंसी, हम फ्रीक्वेंसी भी बता सकते हैं. आपने पूछा कैन वी यूज दिस इक्वेशन फॉर सन एंड अर्थ. जनरली वी आर नॉट सपोज टू यूज, क्योंकि सन और अर्थ में, अर्थ वो प्लैनेट और स्टार का स्टोरी है, और ये सैटेलाइट और प्लैनेट का स्टोरी है. बट अगर आपसे ऐसा बोलता है कि एज्यूम कीजिए कि अर्थ सर्कल पे चलता है, तो फिर आप इसको यूज कर सकते हो. लेकिन अगर आप इलिप्स पे चलता हुआ पाओगे तो फिर अलग अलग हो जाएगी. अर्थ इज सन सैटेलाइट. नो, अर्थ इज नॉट द सैटेलाइट ऑफ सन. अर्थ इज अ प्लैनेट, सन इज अ स्टार. स्टार, प्लैनेट, सैटेलाइट, इनकी अपनी अलग अलग मीनिंग है. सो वी कैन नॉट से कि अर्थ सन का सैटेलाइट है. हम ये बोलेंगे अर्थ एक प्लैनेट है, सन उसका स्टार है, और अर्थ इलिप्टिकल पाथ पे चलता है. और अभी जो आप पढ़ रहे हो सैटेलाइट का, वो जो ये अपना इसरो या फिर नासा, ये जो सैटेलाइट भेजते हैं आर्टिफिशियल एज वेल एज नेचुरल सैटेलाइट मून के लिए ट्रू है. एक लास्ट पॉइंट और इससे रिलेटेड बचा हुआ, उसको भी मैं कवर कर देता हूँ, फिर ये कंप्लीट हो जा रहा है. और इट्स कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी. ये आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी एंड फाइंड इट वैल्यू. किसी भी सैटेलाइट से बताना और किसी भी प्लैनेट से बताना. एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन में लिख सकता हूँ. इट इज मिनिमम वेलोसिटी. और अगर आप ये समझ जाओगे तो आप टफ क्वेश्चन का भी आंसर दे दोगे. इट इज मिनिमम वेलोसिटी needed to escape an object from its position. कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से escape कर जाए, escape करने का मतलब है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला जाए और कभी वापस ना आए, तो उसको हम escape velocity बोलते हैं. उसके लिए आप वो मिनिमम वेलोसिटी कितना आप दोगे जिससे वो हमेशा के लिए बाहर चला जाए. जनरली आपसे पूछेगा अर्थ के रिस्पेक्ट में, तो सपोज कर लीजिए अर्थ के पास आप अर्थ में है और अर्थ के से एक ऑब्जेक्ट को आपको एस्केप कराना है, इस ऑब्जेक्ट को, तो उसको कितना वेलोसिटी देना होता है.
तो मान लीजिए कि आपने उसको वेलोसिटी v नॉट दे दिया और ve दे दिया, इसके वेलोसिटी को ve लिखेंगे। सो हाउ टू राइट, आपको एनर्जी कंजर्वेशन यूज करना होता है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन इनिशियली और फाइनल कंडीशन में। तो काइनेटिक एनर्जी लिखोगे जो आप उसको दे रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे जो इनिशियली रही होगी, काइनेटिक एनर्जी जो फाइनली हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी जो फाइनली हो जाएगी। और उस ऑब्जेक्ट के लिए लिख से कि ऑब्जेक्ट का मास m है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना दिया होगा आपने, हाफ एम वी ई स्क्वायर। अगर आपने उसको वी ई वेलोसिटी दिया तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी अर्थ के साथ एसोसिएट करोगे तो अर्थ सिस्टम के साथ जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बनेगी दैट विल बी माइनस जी मास ऑफ अर्थ एम डिवाइड बाई अर्थ के सरफेस से, इसलिए आर ही लगाएंगे। कहीं और लोकेशन होगा तो अकॉर्डिंगली पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करेंगे। मिनिमम चाहिए सो दैट कि इनफाइनाइट पर पहुंचे, इनफाइनाइट पर पहुंचने के बाद काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए। काइनेटिक एनर्जी जीरो रिक्वायरमेंट इसलिए क्योंकि आप कम से कम वेलोसिटी देना चाह रहे हो सो दैट कि वो जस्ट वहां पर पहुंचता है। और अगर इनफाइनाइट पे पहुंच गया तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, जीरो। तो पॉइंट इज कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम जीरो हो जाना चाहिए, तब हम बोलेंगे वो एस्केप कर गया। अब आप देखोगे कि इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वी ई स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो 2 टाइम्स जी एम ई अपॉन आर ई के बराबर आ रही है। और इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 2 जी आर ई के बराबर आ रही है। वी ई कैलकुलेट करना चाहो तो इसमें अंडर रूट लगा दो, so square root of this or square root of this, that is the minimum velocity, that is called escape velocity। escape velocity के फॉर्मूले आपके सामने आ गए। अगर आप अर्थ के लिए इसको निकालते हो तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, अप्रोक्सीमेटली 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आती है। तो अगर आप 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो, आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। जी आर ई अंडर रूट की वैल्यू तो आपने देखी थी कि कितनी आई थी, 8 किलोमीटर पर सेकंड, रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास आ जाती है। तो इससे पता चलता है कि अगर इतनी स्पीड से आप थ्रो कर दोगे तो कभी वापस नहीं आएगा। दैट्स एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अब आपसे बोलेंगे कि मार्स से बताइए, तो मार्स के लिए सारी वैल्यूज यूज कर लेंगे, और किसी और जगह से बताइए तो उस जगह की यूज कर लेंगे और अपना आंसर दे देंगे। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे, एस्केप वेलोसिटी और सैटेलाइट मोशन और केपलर्स लॉ प्लैनेटरी मोशन। उसके पहले आपको फ्लूइड बताया गया। सो आज का वीडियो खास इंपॉर्टेंस रखता है आपके लिए, आज को रिवाइज कर लीजिए और कंसर्न हो तब पूछ सकते हो। अपने एक दो क्वेश्चंस भेजे हैं तो मैं उसके बारे में क्विकली बोल देता हूँ। अच्छा, एक दो पॉइंट्स वहां से निकल के आ जाएंगे, वो सैटेलाइट्स के बारे में भी नहीं बताया। आपने सिंस ये क्वेश्चन दिया तो उससे मेरे को एक और पॉइंट याद आ गया, और वो एग्जाम के लिए अगेन खास इंपॉर्टेंस रखता है। पर्टिकुलरली आपसे ऐसा पूछेगा कि वो सैटेलाइट जो है ऑर्बिट्स के बारे में पूछता है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो उसमें जो जियो स्टेशनरी है वो स्पेशल है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, इसकी कुछ खास बातें हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, तो मैं डायरेक्टली आपको बता देता। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट एक ऐसा ऑर्बिट होता है अर्थ के ऊपर जहां पर अगर कोई सैटेलाइट है तो अर्थ से वो हमें हमेशा दिखाई देता है, एवरी टाइम इट अपीयर्स टू बी स्टेशनरी। तो सैटेलाइट अपीयर्स टू बी स्टेशनरी, ये मेन पॉइंट है। सैटेलाइट अपीयर्स टू बी स्टेशनरी फ्रॉम अर्थ, ऐसे ऑर्बिट को हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। इसकी हाइट रफली 36,000 किलोमीटर होता है अबव द अर्थ। ये नंबर भी इंपॉर्टेंट है, वो पूछ सकता है कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कितने हाइट पर पाया जाता है, तो 36,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज लोकेटेड द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। सिंस वो स्टेशनरी पाया जाता है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है, इट्स एंगुलर वेलोसिटी is same as that of Earth। बेसिकली मीनिंग ये है कि वो भी एक राउंड में जितना टाइम लेता है ये भी उतना टाइम लेता है, यानी उसका भी टाइम पीरियड कितना होता है, 24 आवर्स। तो वो भी 24 आवर्स में कंप्लीटली घूमता है और अर्थ भी 24 आवर्स में कंप्लीटली रोटेट करता है, तो इसलिए वो हमेशा एक ही लोकेशन पे दिखता है। सो 36,000 किलोमीटर आपको याद रखना है, और उसका टाइम पीरियड अर्थ के टाइम पीरियड के बराबर होता है, अर्थ से स्टेशनरी नजर आता है। और खास पॉइंट ये है कि हमेशा इक्वेटर के ऊपर होता है, इट इज above the equator।
तो इक्वेटर के जस्ट ऊपर पाया जाता है। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि सपोज कर लीजिए कि हम लोग अपनी लोकेशन को चूज करते हैं, हम लोग औरंगाबाद में पाए जाते हैं, तो क्या औरंगाबाद के ऊपर हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लगा सकते हैं? औरंगाबाद यहाँ कहीं पाया जाएगा, जो कि किसी एंगल पर रफली 20 डिग्री ईस्ट नॉर्थ की तरफ पाया जाता है। लेट्स से 20 डिग्री नॉर्थ है, तो क्या इसके जस्ट ऊपर हम यहाँ पे सैटेलाइट बना सकते हैं? जियो स्टेशनरी नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पता किया था कि वो नीचे गिर जाते हैं। और यस को हम डिटेल में भी एक्सप्लेन करेंगे। तो आप बोलोगे कि कभी किसी और लैटिट्यूड पे नहीं रहेगा, हमेशा इक्वेटोरियल प्लेन पे रहेगा। तो उसका जो प्लेन होता है वो इक्वेटर के ऊपर होता है। उसका मतलब क्या? उसका मतलब ये है कि यहाँ पर होगा और इस तरह के सर्किल पे चलता है। और ये जो हाइट है वो 36,000 किलोमीटर है। और वो अर्थ अगर हमारा इस तरह से रोटेट करता है तो वो भी अर्थ के साथ रोटेट करता है। तो अर्थ हमारा वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाता है, वो भी वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाता है। तो सेम एंगुलर वेलोसिटी से दोनों रोटेट करते हैं। तो हमेशा इक्वेटर के ऊपर होगा, पहला पॉइंट। बहुत बार पूछा गया है। कितनी हाइट पर होगा, दूसरा पॉइंट। कितना एंगुलर वेलोसिटी या टाइम पीरियड होगा, नेक्स्ट पॉइंट। और अर्थ से कैसा नजर आता है, स्टेशनरी नजर आता है। ये हम बोलेंगे किसके बारे में? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में। ओके सो ये सब आपके पॉइंट्स हो गए। और अपने क्वेश्चन जो दिया उसको मैं पढ़ लेता हूँ। 19th हमको दिख रहा है, इफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ वर एक्सटेंडेड इनटू दिस स्पेस then it would pass close to what? Moon, sun, polar star, the center of mass of all the planets in the solar system. तो अर्थ की जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो टिल्टेड है। तो और मून कैसा राउंड लगाता है? मून कैसा राउंड लगाता है? मून उसके ऑर्बिट पे चल रहा होता है। और फुल मून, हाफ मून देखते हैं तो इसका रोटेशन मैटर करता है। सन और यस तो इसका आंसर पोलर स्टार ही रीजनेबल लग रहा है। पोलर स्टार का मतलब एक ऐसा स्टार जो पोल के ऊपर पाया जाता है। और जो हमारी एक्सिस है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से चलती है। रोटेशनल एक्सिस जो है वो पोल से होकर गुजरती है। और इसको हम एक्सटेंड करेंगे तो जो पोल्स के ऊपर स्टार आएगा उस स्टार को ये टच करेगी या पास करेगी या उसके क्लोज से जाएगी। सो इसलिए वो पोलर स्टार का आंसर है। ओके फिर आपने एक और क्वेश्चन पूछा था, उसके बारे में कुछ बोल देता हूँ। इसमें भी देखो प्रेशर की डायरेक्शंस दिखाई गई हैं। और आपसे क्या पूछता है, वो नहीं समझा। ये बहुत प्रीवियस को मैं बता देता हूँ। देखिए क्या होता है ना कि अर्थ जो मूव कर रही होती है 3 डायमेंशनल में, आप मॉडल देख लीजिए, काफी अवेलेबल है। तो जो मून होती है वो किसी तरह के एक ऑर्बिट पे चल रहा होता है इसके अराउंड। तो उसकी जो एक्सिस है, एक्सिस वाले ऑर्बिट पे नहीं चल रहा होता है, बल्कि वो इस तरह के किसी ऑर्बिट पे चल रहा होता है। जैसे ये सैटेलाइट का इक्वेटोरियल ऑर्बिट है, तो मून का भी एक ऑर्बिट होता है जिसपे ये चलता है। तो वो पोल से पास नहीं करता है, बल्कि वो लैटिट्यूड में से पास करता है। फिर आपका अगला ऑप्शन था कि क्या वो सन से पास करेगा। तो सन के केस में भी अर्थ जो है वो सन के साथ, जैसा हमने पहले इसमें बताया, फर्स्ट लॉ पे देखा आपने, ये कि जो सन होता है अर्थ उसके साथ साथ चलती है। तो अर्थ की जो रोटेशन एक्सिस है वो कुछ ऐसी होगी, अगर आपको पिक्चर दिख रही है तो उसका अगर एक्सिस को आप बढ़ाओगे तो वो सन से पास नहीं करेगा। फिर आपका और भी एग्जांपल था सेंटर ऑफ मास सम सॉर्ट ऑफ दिस, ऐसा ऑप्शन दिया गया था। एक ऑप्शन था पोलर स्टार। पोलर स्टार क्या होगा? पोलर स्टार मींस अर्थ के रिस्पेक्ट में जो स्टार पोल के ऊपर पाया जाता है। तो ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो क्लोजली पोल से पास करती है। तो इसको हम पोलर एक्सिस भी बोलते हैं क्योंकि ये पोल से पास करती है। हालांकि जो एक्चुअल रोटेशन एक्सिस है वो थोड़ी सी टिल्टेड है, बट स्टिल वो पोल के क्लोज से चलती है। तो ऐसे स्टार को टच करेगी। अगर इसको बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे, तो अगर कोई स्टार मिलेगा तो उस स्टार को के क्लोज जाएगी। और उस स्टार को हम बोलेंगे पोलर स्टार। पोलर स्टार क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो अर्थ के पोल के रिस्पेक्ट में उसको बोला जाता है। क्योंकि हम लोग सभी लोग अर्थ पे पाए जाते हैं, तो अर्थ से उसका हम रेफरेंस देते हैं। तो जो पोल की डायरेक्शन में पाया जाएगा उसी के पास या उसी के क्लोज से निकलेगी। लाइक कि ये उसकी लैंग्वेज से ही जा रहा है कि
पोल के करस्पॉन्डिंग जो एक्सिस जा रही है उसके पास जो स्टार होगा उसको हम पोलर स्टार बोलेंगे और उसी के क्लोज से गुजरेगी। ठीक है। I thought the question is asking about from where the earth will pass close to. No, earth will not pass close to. Axis will pass close to. ओके इसके बाद आपका एक दूसरा क्वेश्चन था, उसको मैं ग्रुप पे आप डाल दीजिए, बाकी आपके 2-3 क्वेश्चन और आंसर करना है तो मैं आज उनको आंसर कर देता हूँ और टाइम भी हो गया है। सो अब इस टाइम को आप यूज कीजिए इसके रिवीजन में, और भी जो डाउट्स आते हैं तो आप जरूर पूछ लेना ग्रुप पे डाल करके। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू।